ओके, गुड इवनिंग। चैप्टर नंबर 2 हमारा चल रहा है, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 2 कल हमारा जो हुआ था, कल लास्ट हमारा टॉपिक खत्म हुआ था ऑडिट स्ट्रेटेजी। आई थिंक हमने स्टार्ट कर दिया था, है ना। मीनिंग तो आई थिंक स्टार्ट कर लिया था कि नहीं किया था। नहीं किया था। तो लास्ट कल हमारा टॉपिक कौन सा हुआ था? डेवलपमेंट ऑफ एन ओवरऑल प्लान। तो डेवलपमेंट ऑफ एन ओवरऑल प्लान हो चाहे ओवरऑल ऑडिट प्लान हो, तो यही आएगा आपके पास क्वेश्चन। क्या है? फैक्टर्स। इसको जल्दी से रिवाइज करते हैं और अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इसके आपके पास 14-15 पॉइंट थे, जिसमें 7-8 पॉइंट्स में बहुत ही आसानी से याद हो रहे थे। जिसमें आपके पास था टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट, ठीक है। टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट, नेचर एंड टाइमिंग ऑफ रिपोर्ट्स, एप्लीकेबल लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। बोलो। ऑडिट एंगेजमेंट, रिपोर्ट, क्या क्या थे? खोए हुए हो। सबसे पहले था टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट, ठीक है। उसके बाद दूसरा था नेचर एंड टाइमिंग ऑफ रिपोर्ट। उसके बाद एप्लीकेबल लीगल एंड स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट, अकाउंटिंग पॉलिसीज, कोई न्यू ऑडिटिंग प्रोनाउंसमेंट आते हैं वो। उसके बाद आपके पास 4-5 पॉइंट थे ऑडिटर के साथ जुड़े हुए। इंटरनल ऑडिटर के साथ, अदर ऑडिटर के साथ, ऑडिट एक्सपर्ट के साथ, ज्वाइंट ऑडिटर के साथ और कोऑर्डिनेटिंग के साथ, ठीक है। इसके साथ साथ एक पॉइंट और नीचे आपके पास था जो याद रखने वाला था, मटेरियलिटी लेवल और स्पेसिफिक ऑडिट एरियाज। तो ये आपके पॉइंट्स हैं जब आपको ये फैक्टर्स ध्यान में रखने पड़ते हैं अपना ओवरऑल प्लान बनाने के लिए। एक बार फिर से करेंगे ओवरऑल प्लान बनाने के लिए। टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट एंड स्टैट्यूटरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज। दूसरा आपके पास था नेचर एंड टाइमिंग ऑफ रिपोर्ट, स्टैट्यूटरी एंड लीगल रिक्वायरमेंट्स, अकाउंटिंग पॉलिसीज। फिर आ जाते हैं यहाँ पर बंदों के ऊपर, इंटरनल ऑडिटर के साथ, जॉइंट ऑडिटर के साथ, अदर ऑडिटर के साथ, ऑडिटर एक्सपर्ट के साथ और लास्ट में था कोऑर्डिनेटिंग, सेटिंग द मटेरियलिटी लेवल। और इसके बाद था स्पेसिफिक ऑडिट एरियाज, सिग्निफिकेंट ऑडिट एरियाज। आज का हमारा पहला टॉपिक शुरू हो रहा है ऑडिट स्ट्रेटेजी। तो ऑडिट प्लानिंग हमारा खत्म हो चुका है, ऑडिट स्ट्रेटेजी छोटा सा है अभी खत्म हो जाएगा, और ऑडिट प्रोग्राम। तो ये दोनों ही आज हमारे खत्म हो जाने हैं। फिर इसके बाद हमारा रह जाएगा एक स्टैंडर्ड, कल ये क्लास खत्म हो जाएगी, ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। सेकंड चैप्टर आपका थोड़ा सा मतलब छोटा है। उसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर आपके पास आएगा वो शायद खत्म होने का नाम भी ना ले, वो तो ऐसा ही चैप्टर है कुछ। तो ऑडिट स्ट्रेटेजी, अगर आपको याद हो ऑडिट स्ट्रेटेजी के मैंने आपको पेट वर्ड क्या बताया था, याद है? सर याद कैसे हो सकता है? ऑडिट को 3 दिन हो गए, यानी कि 30 साल के बराबर। हमें ऑडिट स्ट्रेटेजी कैसे याद रह सकता है? हमने तो 3 दिन पहले किया था। इसमें सबसे पहले तो चलो इसका मीनिंग वो तो हमारे समझने के लिए था। ऑडिट स्ट्रेटेजी ओवरऑल बेसिस पे होती है ना, जिसमें आप कहते हो मोटे मोटे तौर पे कितने टाइम में मैंने ऑडिट कर देनी है, कौन सी टीम मैंने भेजनी है, ठीक है, किस हिसाब से मेरे को ऑडिट करनी है, मतलब टीम असाइन करके रिपोर्ट किसको देनी है। मतलब ये तो आप ओवरऑल बेसिस पे देख रहे होते हो। एग्जाम में थोड़ी आप ये चीज लिखोगे, एग्जाम में तो आप इसको मीनिंग बना के लिख सकते हो। लेकिन अगर जो आपके पास एक पैट लाइन आएगी जिसमें आप बोलते थे एसटीडी, अगर आपको याद हो, स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन, तो जब ऑडिट स्ट्रेटेजी का वर्ड आएगा तब आपको एसटीडी लिखना ही पड़ेगा। तो इसका आप लिखो, ऑडिट स्ट्रेटेजी का कीवर्ड क्या होता है? इसका कीवर्ड होता है एसटीडी। ऑडिट स्ट्रेटेजी का कीवर्ड आपके पास निकल के आता है एसटीडी, स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन। यही होती है आपकी ऑडिट स्ट्रेटेजी। इसको आप अब अपने शब्द, ये तो हो गया आपका टेक्निकल जो एग्जाम में आप लिखोगे। अपने समझने के लिए आप क्या लिखेंगे? ऑन ओवरऑल बेसिस। जैसे कि आप लिखते हैं मोटे मोटे तौर पर कि आपको क्या ऑडिट करनी है, तो ओवरऑल बेसिस पर या मोटे मोटे तौर पे। मतलब ऑडिट स्ट्रेटेजी जैसे मोटे मोटे तौर पे सबसे पहले स्कोप। भाई देखो तो सही, आपको एज एन इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट किया उन्होंने या स्टैट ऑडिटर, तो यही तो आपका स्कोप होगा। दूसरा टाइमिंग, कौन से साल की ऑडिट करनी है, कितने दिनों में ऑडिट खत्म करनी है, ठीक है, किस पीरियड में आप जा रहे हो। और डायरेक्शंस, यानी कि पहले क्या शुरू करोगे और उसको कैसे चलाओगे, लास्ट में क्या कैसे खत्म करोगे, उसकी रिपोर्टिंग यानी कि ओपिनियन कैसे दोगे, ये कैसे सारी आपकी डायरेक्शन चलेगी। स्कोप,
स्टैट ऑडिट है या इंटरनल ऑडिट है, टाइमिंग किस साल की ऑडिट है या कब आप ऑडिट कर रहे हो, कितने दिनों में खत्म करनी है, और उसके बाद डायरेक्शन, एंगेजमेंट, टीम मेंबर को चुनने से लेके ऑडिट को चलाने तक, मैनेजमेंट से इंक्वायरी लेने तक, और लास्ट में अपनी रिपोर्टिंग करने तक के पूरे डायरेक्शन को ऑडिट स्ट्रेटेजी एस्टेब्लिश करता है। और लास्ट में लिखा हुआ है सेम वही, डेवलपमेंट ऑफ ऑडिट प्लान। और ये सारी चीजें आपकी स्टार्ट होती हैं उसके बाद, ऑडिट स्ट्रेटेजी के बाद ऑडिट प्लान को आप डेवलप करते हो। ऑडिट स्ट्रेटेजी जो आपकी फोकस करती है अचीविंग द नेसेसरी ऑडिट एश्योरेंस एट द लोएस्ट कॉस्ट विद द अवेलेबल इंफॉर्मेशन। यहाँ पे आप क्या करोगे, जो भी आपको जिस काम के लिए ऑडिट करने जा रहे हो वो आपका जैसे स्कोप में था, इंटरनल ऑडिट करने जा रहे हो तो मैनेजमेंट को रिपोर्टिंग कर देना, स्टैट ऑडिट करने जा रहे हो तो शेयर होल्डर को रिपोर्टिंग कर लेना, स्टॉक ऑडिट करने जा रहे हो तो अगर हो सकता है स्टॉक ऑडिट के केस में बैंक वालों ने आपको अपॉइंट किया हो, बैंक वाले ऑडिटर को अपॉइंट कर देते हैं कि जाके ना उस सामने वाले की स्टॉक ऑडिट करके आओ, हमने उसको लोन दिया था स्टॉक के ऊपर, वो कह रहा है मेरे पास करोड़ों का स्टॉक पड़ा है, 1 करोड़ का, मैंने उसको 70 लाख का लोन दिया है, तो चेक करके आए उसके पास 1 करोड़ का स्टॉक है कि नहीं। तो वो जो आप चेक करने जाते हैं उसको स्टॉक ऑडिट बोलते हैं। दी आपको किसने, बैंक वालों ने। करने कहाँ पे गए, क्लाइंट साइड पे गए। रिपोर्टिंग किसको करोगे, बैंक वालों को जिन्होंने आपको अपॉइंट किया। उसके बाद सीक्वेंस क्या है, सबसे पहले ऑडिट स्ट्रेटेजी चलती है, फिर ऑडिट प्लानिंग, फिर ऑडिट प्रोग्राम। ये अगर आपको याद हो चैप्टर के फर्स्ट डे ही डिस्कस कर लिया था। सबसे पहले होती है स्ट्रेटेजी मोटे मोटे तौर पे, ऑडिट प्लानिंग मोर डिटेल, ऑडिट प्रोग्राम मोस्ट डिटेल्ड। तो क्या मीनिंग है इसका, ऑडिट स्ट्रेटेजी सेट्स द एसटीडी स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन ऑफ द ऑडिट एंड दैट गाइड्स द डेवलपमेंट ऑफ ऑडिट प्लान, और जो अचीव करता है नेसेसरी ऑडिटिंग एश्योरेंस, जिस काम के लिए गए हो उसको फुलफिल करना। सीक्वेंस क्या है, ये सीक्वेंस ना वैसे आईसीएआई ने दिया नहीं हुआ था, ये सीक्वेंस मैंने पूरे चैप्टर का करक्स वो निकाल के ना वो बना दिया था कि आपको समझ में आ जाए। आईसीएआई के मटेरियल में ये सीक्वेंस नहीं दिया हुआ। तो पहले ऑडिट स्ट्रेटेजी होती है, फिर ऑडिट प्लानिंग, फिर ऑडिट प्रोग्रामिंग, उसके बाद है हेल्पफुल या बेनिफिट या असिस्टेंस ऑफ ऑडिट स्ट्रेटेजी टू ऑडिटर। तो अगर आप ऑडिट स्ट्रेटेजी बनाते हो, देखो टॉपिक के हेडिंग में अगर मैं कहूँ समझाने लायक तो कुछ नहीं है, हेल्पफुल या बेनिफिट या असिस्टेंस, चाहे आप इसको इंपॉर्टेंस भी लगा सकते हो। ऑडिट स्ट्रेटेजी के अगर आप आगे टॉपिक देखोगे ना नेक्स्ट में है एस्टेब्लिश, कैसे करेंगे, और फिर है रिलेशनशिप स्ट्रेटेजी का और प्लान का। तो टोटल देखो कितने पॉइंट्स हैं, नंबरिंग कर दो पहले। देखो ऑडिट स्ट्रेटेजी के कितने टॉपिक्स आ रहे हैं। नंबर 1 था मीनिंग, हो चुका है। नंबर 2 आपके पास है बेनिफिट्स, ये भी करने वाले हैं। तीसरे पे है एस्टेब्लिशमेंट कि स्ट्रेटेजी को कैसे एस्टेब्लिश करेंगे। चौथे में कह रहे हैं स्ट्रेटेजी और प्लानिंग का रिलेशन बताओ। तो बेनिफिट देखते हैं। सबसे पहला बेनिफिट है एस्टेब्लिशिंग द ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी। असिस्ट समझते हो, हेल्प्स द ऑडिटर टू डिटरमाइन द फॉलोइंग मैटर बट सब्जेक्ट टू कंप्लीशन ऑफ ऑडिटर्स रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। क्या मैं ये सारा कुछ भी लिख रहे हैं? पेपर में क्या होता है, पेपर में ना ये जो 2 लाइनें हैं ना, इसको मिला के क्वेश्चन बना देते हैं, फिर नीचे लिखते हैं इंपॉर्टेंस बता दो, बेनिफिट बता दो। सीए के क्वेश्चंस में ना एक वो गेम आपके साथ ये खेली जाती है ऑडिट के पेपर में और आईटीएसएम के पेपर में। ध्यान से सुनना, ये ऑडिट के पेपर में, आईटीएसएम के पेपर में आपको 3 लाइनें बोल देंगे ऐसे 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 ऐसे, और लास्ट में 1 लाइन बोलेंगे बेनिफिट बताओ, जिसका ऊपर वाले 2-2.5 लाइनों से कोई लेना देना ही नहीं होता। ये बड़ा फ्रीक्वेंट चलता है सीए फाइनल में भी और इंटर में भी। यहाँ पे जैसे इन्होंने बताई हुई है ना, असिस्ट द ऑडिटर टू डिटरमाइन द फॉलोइंग मैटर बट सब्जेक्ट टू असेसमेंट ऑफ रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। हमें लगता है ये रैप के बारे में बात कर रहे हैं, आरएपी। हमें लगता है कि शायद ये ऐसे 330 का क्वेश्चन पूछेंगे, ऐसे 315 का रैप के बारे में। नीचे लिख देंगे डिफाइन द बेनिफिट ऑफ ऑडिट स्ट्रेटेजी। तो ऑडिट के पेपर में और दूसरा आईटीएसएम के पेपर में, सिर्फ ये 2, ज्यादातर ये 2 एग्जाम में ही आपके साथ ऐसा होता है। मतलब आपको पहली लाइन और लास्ट लाइन बड़े ध्यान से रीड करनी होती है क्वेश्चन की। तो देखते हैं कि पहला बेनिफिट क्या है ऑडिट स्ट्रेटेजी बनाने का। ऑडिट स्ट्रेटेजी हेल्प्स इन डिप्लॉइंग द रिसोर्सेज फॉर स्पेसिफिक ऑडिट एरियाज, यानी कि जहां पे आपको अपने रिसोर्सेज लगाने हैं। रिसोर्सेज क्या हो सकते हैं, रिसोर्सेज ये नहीं होगा आपका रॉ मटेरियल। ऑडिटर के लिए रिसोर्सेज उसकी नॉलेज, उसकी टीम, उसकी टाइमिंग, ये सब चीजें। तो डिप्लॉइंग द रिसोर्सेज, फॉर एग्जांपल आप लिख देते हैं उसकी टीम, टू स्पेसिफिक ऑडिट एरियाज। अब राघव जाता है, कहता है मेरे को इंटरनल ऑडिट का ज्यादा शौक है, तो मैं उसको इंटरनल ऑडिट में भेजूंगा।
अनुज कहता नहीं जी नहीं, आपको तो स्टॉक दिखाया करो, क्योंकि उसमें से कुछ स्टॉक में आपको जेब में भी डाल लेते हैं, इसलिए आपको स्टॉक ऑडिट में ही भेजा करो। तो जैसी जो टीम होएगी बंदा उसको वैसे डिप्लॉय करता है, वहां पे लगाएगा। स्ट्रेटेजी हेल्प इन डिप्लॉइंग द रिसोर्सेज इन स्पेसिफिक ऑडिट एरियाज। अब जैसे मैं हूँ, मैंने इतनी ऑडिट्स करी थी अपने, मेरी आर्टिकलशिप में तो थी ही ऑडिट, जहाँ पे मैंने आर्टिकलशिप करी थी ना वहाँ पे थी ही ऑडिट्स। मुझे उसके बाद अगर सर बोल देना भाई तेरे को ऑडिट पे भेजनी है, मतलब मैं तो या तो क्या करूंगा, मैं सीए फॉर्म ही छोड़ दूंगा, वो कहूँगा रहने दो, जिसका इंटरेस्ट ही नहीं है या जिसकी कैपेबिलिटी नहीं है। सच दैट यूज ऑफ appropriately experienced team member for high risk areas या फिर involvement of expert on complex items या complex matters। तो ऑडिट स्ट्रेटेजी पहले पहले बनाओगे तो क्या होगा, उससे रिसोर्सिस को सही जगह डिप्लॉय कर पाओगे, एक्सपीरियंस टीम को या कॉम्प्लेक्स इश्यू पे जिसको आपने भेजना है भेज पाओगे। दूसरा है अमाउंट ऑफ रिसोर्सिस टू एलोकेट टू स्पेसिफिक ऑडिट एरिया। सबसे पहले डिप्लॉइंग द रिसोर्सिस, कहाँ कहाँ लगाने हैं, कितने एलोकेट करने हैं। मुझे पता है जब 2 आर्टिकल्स को और 1 सीए को भेजूंगा ऑडिट हो जाएगी, तो मैं अब 3 सीए थोड़ी भेज दूंगा, 3 सीए प्लस 3 आर्टिकल्स चले जाओ। तो अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज, कितने रिसोर्सेज आपको एलोकेट करने हैं टू स्पेसिफिक ऑडिट एरिया सच एज द नंबर ऑफ टीम मेंबर असाइन। आगे यहाँ पे तो लिख दो फॉर एग्जांपल 2 आर्टिकल्स प्लस 1 सीए इज इनफ फॉर इंटरनल ऑडिट, इज इनफ फॉर इंटरनल ऑडिट। डिपेंड करेगा छोटी कंपनी है कि बड़ी कंपनी है। टू ऑब्जर्व द इन्वेंट्री काउंट यानी कि स्टॉक ऑडिट एज मैटर सच एज उसकी लोकेशन, रिव्यू ऑफ अदर ऑडिटर्स वर्क इन केस ऑफ ग्रुप ऑडिट, ये सारी चीजें। तो पहले था डिप्लॉइंग द रिसोर्सेज टू स्पेसिफिक ऑडिट एरियाज, फिर है रिसोर्सेज टू एलोकेट टू स्पेसिफिक ऑडिट एरियाज, जैसे कि नंबर ऑफ टीम मेंबर कितनी आपने असाइन करनी है। तीसरा है ऑडिट स्ट्रेटजी हेल्प इन डिटरमाइन द टाइमिंग, यहाँ पे याद रखना टाइमिंग ऑफ डिप्लॉइंग द रिसोर्सेज, वेदर इंटरिम ऑडिट स्ट्रेटजी और एनी की कट ऑफ डेट्स। जैसे कि अब मेरे को ऑडिट करवानी है, मेरे को पता है 30 सितंबर को लास्ट डेट है, तो क्यों ना उसी टाइम भेज दूं। या अगर मेरे को पता है ऑडिट बड़ी लंबी चलेगी तो मैं थ्रू आउट द 3-4 महीने चलाता ही रहूंगा। तो ये होता है इंटरिम ऑडिट स्ट्रेटजी की। ऐसे करते हैं बीच में ही आप भेज देते हैं, अभी उनका काम चल रहा है, पूरा साल खत्म नहीं हुआ, इंटरिम का मतलब होता है बीच में ही, तो आप उसको बीच में ही भेज देते हो। तो चल ऐसे कर 2 क्वार्टर की ऑडिट तो करा, नहीं तो बाद में इकट्ठी हो जाएगी। या फिर कोई की कट ऑफ डेट रख लेते हो हर क्वार्टर के एंड में या मार्च के एंड में, ऐसा। तो पहला था डिप्लॉइंग द रिसोर्सेज टू स्पेसिफिक ऑडिट एरियाज, अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज टू एलोकेट टू स्पेसिफिक ऑडिट एरियाज यानी कि नंबर ऑफ टीम वगैरह, फिर उसके बाद टाइमिंग ऑफ डिप्लॉइंग द रिसोर्सेज। इंटरिम ऑडिट स्टेज पे भेजोगे उसको या कट ऑफ डेट पे भेजोगे। कट ऑफ डेट को लिख देना, फॉर एग्जांपल 31 दिसंबर / 31 मार्च। और लास्ट पॉइंट हमेशा की तरह सुपरवाइज करना या मैनेज करना। ऑडिट स्ट्रेटजी हेल्प करेगी मैनेज करने में, डायरेक्ट करने में, सुपरवाइज करने में रिसोर्सेज एज एंड व्हेन द ब्रीफिंग एंड डीब्रीफिंग मीटिंग्स आर एक्सपेक्टेड टू हेल्ड, हाउ एंगेजमेंट पार्टनर एंड मैनेजर रिव्यू एक्सपेक्टेड टू बी प्लेस। मतलब वही सब इसको आप रिव्यू करेंगे, ठीक है। मैन याद रख लेना डायरेक्शन, सुपरविजन, द रिसोर्सेज। पहले में रिसोर्सेज डिप्लॉय किए, दूसरे में एलोकेट किए, तीसरे में टाइमिंग और चौथे में मैनेजिंग, डायरेक्शन या सुपरविजन। इसकी आप लोग ना एक मेमोरी टेक्निक लिखोगे। अभी तक अपने शायद 1-2 ही हुई है मेमोरी टेक्निक्स, है ना? हाँ जी, टीओसी असर्शंस वाले की आई थी, एक असर्शन वाले की आई थी, एक आध और आई थी, और एक एंटी ऑफ नहीं वो मेमोरी टेक्निक नहीं थी ना। कोई बात नहीं, वो रिकॉर्डिंग में नहीं आता होता। तो यहाँ पे आप इस वाले टॉपिक की मेमोरी टेक्निक लिखोगे। एक मूवी आई थी डैड की मारुति, थी ना ऐसे, मेरे डैड की मारुति। यहाँ पे है डैड की मारुति तो नहीं है, डैड की टाइमिंग कैसे कैसे होगा।
डी से डिप्लॉइंग द रिसोर्सेज, ए से एलोकेट द रिसोर्सेज, ठीक है। फिर डी से नीचे वाला ये डायरेक्शन को लेके मैंने बना दिया, ठीक है। सारी मेमोरी टेक्निक देखो बिल्कुल ऐसे वो नहीं मिलेंगी आपको बिल्कुल ऐन पक्की पकाई, क्योंकि ये घर नहीं है ना, ये आप पीजी वाला सिस्टम है, तो यहाँ पे सब कुछ पक्का पकाया नहीं मिलेगा, थोड़ा बहुत जबरदस्ती में भी मिलेगा। ये भी डी बनेगा जिसको मैं डायरेक्टिंग से कोरिलेट करता हूँ, और उसके बाद आपके पास रहेगा ये टाइमिंग। तो एक डी से हो गया डिप्लॉइंग, एक डी ए से हो गया एलोकेट, एक हो गया टाइमिंग, और एक आपके पास हो गया डायरेक्टिंग। डैड की टाइमिंग। टॉपिक क्या था ये? बेनिफिट्स या इंपॉर्टेंस या असिस्टेंस। तो याद कैसे रखोगे? डैड की टाइमिंग। डी से डिप्लॉइंग द रिसोर्सेज, ए से एलोकेट द रिसोर्सेज टू स्पेसिफिक ऑडिट एरियाज, नंबर ऑफ टीम वगैरह। फिर था डी से मैनेजिंग डायरेक्शन सुपरवाइजिंग द रिसोर्सेज, उसको रिव्यू करना, उसके ऊपर सजेशंस देना, जो भी पार्टनर होगा, मैनेजर होगा, सीएफ होगा, वो टाइमिंग ऑफ डिप्लॉइंग द रिसोर्सेज, कट ऑफ डेट पे या इंटरिम ऑडिट स्टेज पे। एक काम जो आपके लिए है मेरी तरफ से, देखो बुक के लास्ट में कुछ एक पेज या दो पेज तो होंगे, कुछ एक आध ब्लैंक पेज, उसमें आपको करना क्या है, आपको एक मेमोरी टेक्निक का ना 2-3 पेजेस अलग से बनाने हैं। आपको अभी पता ही नहीं चलेगा कितनी मेमोरी टेक्निक हो गई, हर बैचेस में मेरे क्या चलते हैं। अब अगर मैं आपको बात करता हूं, एक मेमोरी टेक्निक का पेज अलग बनेगा जिसमें हम करने क्या वाले हैं। यहाँ पे अपन लिखेंगे टॉपिक कौन सा है, जैसे यहाँ पे अपना भी टॉपिक कौन सा आया था, बेनिफिट ऑफ ऑडिट स्ट्रेटेजी, बेनिफिट ऑफ ऑडिट स्ट्रेटेजी। यहाँ पे आप लिख दोगे उसकी मेमोरी टेक्निक क्या है, डैड की टाइमिंग, ठीक है। इसके साथ आप पेज नंबर जोड़ दोगे कि पेज नंबर पे कौन सा था, कौन सा पेज नंबर है 42। फिर अब अगर आपने डैड के टाइमिंग के पॉइंट्स भी कुछ लिखने हैं, डिप्लॉइंग द रिसोर्सेज, एलोकेट द रिसोर्सेज, फिर डी से डायरेक्शन सुपरविजन टाइमिंग का, वो भी आप इसको साथ में कंटिन्यू कर सकते हो, यानी कि ये आपका बन जाएगा एक। ऐसे कुछ पूरी ऑडिट में सिर्फ 20-25 ही मेमोरी टेक्निक्स डाली है मैंने, बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि हम नहीं तो मेमोरी टेक्निक ही याद करके रह जाएंगे। जो जो टॉपिक्स ऐसे पॉइंट्स वाले होंगे तो उसके कुछ पॉइंट्स, ठीक है। एक पेज आपको ये बना के चलना है, लास्ट में बना लेना, या अदरवाइज अपने कोई एक पिन वाला पेज फाड़ के वैसे ही बुक में रख लो, तो किसी भी तरीके से। चले आगे। ऑडिट स्ट्रेटेजी का मीनिंग क्या था, दैट सेट द एसटीडी, स्कोप टाइमिंग एंड डायरेक्शन ऑफ ऑडिट स्ट्रेटेजी, और जो डेवलप करेगा ऑडिट प्लान। उसके बाद आपके पास था बेनिफिट, बेनिफिट में डैड की टाइमिंग, और उसके बाद आपके पास है एस्टैब्लिशिंग द ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी। तो ये देखो कोई देखा देखा सुना सुना सा टॉपिक लग रहा है। एस्टैब्लिशिंग द ऑडिट स्ट्रेटेजी एज पर एस 300, आइडेंटिफाई द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट, फैक्टर्स जो कंसीडर जो सिग्निफिकेंट थे, रिजल्ट ऑफ प्रीलिमिनरी और एंट्री ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। देखो नया टॉपिक तो है नहीं, अब आपके लिए काम क्या है, मुझे ढूंढ के बताओ ये टॉपिक कहाँ पढ़ा है हमने। जो फैक्टर्स वगैरह थे, डायरेक्शन सुपरविजन, हाँ मुझे ठीक है, मेरे को पेज नंबर बताओ, ढूंढ के बता दो। बिल्कुल ठीक बोल रहे हो आप, है कहाँ पे? पेज नंबर 39 आई थिंक, चैप्टर के पहले पेज पे होगा जहां तक मुझे लगता है। नहीं 39 पे कहाँ गया? ये रहा इस पर ऐसे 300, मुझे ऐसे याद था कि यहीं पर ही है फैक्टर्स वाले 300। ये वाला कह रहे हो, प्लानिंग डायरेक्शन वाला? मैंने ऐसे ऐसे याद किया था कि वो 300 के अंदर आए हैं। नहीं नहीं नहीं, एक अगर आपको याद हो ऐसा टॉपिक भी हम कर चुके हैं कि नहीं किया। एक पता है कि अलग जगह पे अलग पॉइंट्स ऐसे आ रखे हैं, पर सारा इकट्ठे नहीं आए। पर जहाँ तक मेरे को याद आ रहा है, या फिर पिछले चैप्टर में आया, कहीं ना कहीं ये इकट्ठे ही आए हैं। चलो छोड़ दो, करते हैं अब यहाँ से। ये देखो ये है,
पेज नंबर 41 पे देखो, मैंने बोला था ना आई एम मोर इंटेलिजेंट। देखो मिल गया, किसी को नहीं मिला, मुझे मिल गया। पेज नंबर 41 पे ऊपर देखो, इन एस्टैब्लिशिंग द ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी, ऑडिटर शैल। सर आप तो बहुत होशियार हो, ऐसे 6-7 लाइनें बोल दिया करो मेरे बारे में ना रोज। तो इसको आप क्या लिखोगे, लिंक्ड विद पेज नंबर, इसको लिखो पेज लिंक्ड विद पेज नंबर कौन सा है 40। अरे नहीं, अब ये तो 41 पे मैंने निकाल दिया, वैसे कहाँ पे था ऑडिट स्ट्रेटजी 43 पे। ओके, और वहां पे लिख देना लिंक्ड पेज 41 पे, क्योंकि जहां पे जितने रिपीट वाले टॉपिक होंगे वहां पे तो हम लिख के चले ना, ताकि आपका टाइम बचे। तो क्या था, इन एस्टैब्लिशिंग द ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी। तो अगर वो वहां पे आप हेडिंग देखोगे, थर्ड पॉइंट की हेडिंग भी वही थी, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ऑडिट स्ट्रेटजी। तो ऑडिटर क्या करेगा, आइडेंटिफाई द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। सबसे पहले देखेगा कि मेरे जो एंगेजमेंट है, जो ऑडिट है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। वही स्कोप, टाइमिंग और डायरेक्शन, इंटरनल है, स्टैट है, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव। अगर इंटरनल होगी तो मेरे को मैनेजमेंट को रिपोर्ट सौंपनी है, स्टॉक है तो हो सकता है मेरे को बैंक को रिपोर्ट सौंपनी पड़े, स्टैट है तो मेरे को शेयर होल्डर को सौंपनी पड़े। वो फैक्टर देखूंगा जो ऑडिटर क्या होंगे सारे सिग्निफिकेंट। चौथे में प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी के रिजल्ट को कंसीडर करूंगा और एंटी ऑफ प्रोसीजर को। तो इसकी भी हमारे पास एक मेमोरी टेक्निक बनी हुई है। इसकी मेमोरी टेक्निक है रेस के फैक्टर्स। 2 मेमोरी टेक्निक्स बनाई थी। पिछले बैच में एक स्टूडेंट थी जो बैठे बैठे ना, उसका एक ही काम होता था, वो बैठती थी, मैं बोल रहा हूँ, वो 1 मिनट के लिए खो जाती थी। जब मैं उसको बोलता था कहाँ खो गई, कहती सर मेमोरी टेक्निक रेडी है। तो वो बड़ी मेमोरी टेक्निक बनाती थी। इसकी हमने 2 बनाई थी, एक तो बनाई थी रेस के फैक्टर्स, एक बनाई थी केयर फैक्टर्स। मैं दोनों लिखता हूँ, देखो, रेस के फैक्टर्स या फिर थी केयर फैक्टर्स। मुझे बताओ कौन सी अच्छी है, फिर अपन एक डिलीट कर देंगे, कंफ्यूजन का स्कोप ही ना रहे। रेस के फैक्टर। चलो जो आपका मन करे आप दोनों में से कोई एक लिख लो, ठीक है। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी, केयर फैक्टर्स, ठीक है। केयर फैक्टर्स सी से, जब इससे पहला पॉइंट क्या था, पहला पॉइंट सी से कैरेक्टरिस्टिक्स आ रहा है, तो आइडेंटिफाई द कैरेक्टरिस्टिक्स। तो यहाँ पे मैं आपको ड्रॉ करवाता हूँ क्या क्या निकलते हैं आपके पास। सी से क्या निकल रहा है, कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। उसके बाद सी के बाद ए से आपके पास निकल के आ रहा है एसर्टेन। यस, ए से यही निकाला था हमने। थोड़ा सा मैंने कहा था वाहियात वाली चीजें भी चलेंगी। या प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी, एक मिनट देखते हैं। कुछ नहीं है इसे। हाँ मुझे पता है, तभी तो ये जान के ही निकाला हुआ, बस ए से इतना देखते हैं। आर से क्या निकल रहा है, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव, रिजल्ट ऑफ प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज। ई से 2 निकल रहे हैं ना आर से। हाँ से 2 है। आर से और कौन सा निकल रहा है, रिजल्ट से वाला रिपोर्ट और कौन सा, प्रीलिमिनरी एक्टिविटीज। प्रीलिमिनरी एक्टिविटी। अच्छा जी, ए से अगर अपन उसको बना देते हैं, ठीक है। उसके बाद रिपोर्टिंग वाला आर से होगा। अच्छा हाँ ठीक है, दैट्स गुड। ई से क्या है, एंटी ई, यस एंटी ई, नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट और फैक्टर्स, सम फैक्टर्स आर सिग्निफिकेंट। तो क्या क्या बना हमारे पास, यहाँ से बना सी सी के आर ई फैक्टर्स। सी पहले में बन गया। सी के बाद ये क्या था, ये एक्टिविटीज वाला, रिजल्ट ऑफ प्रीलिमिनरी एक्टिविटीज। आर से रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स, ई से एक्सटेंट वाला, नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट, और ये फैक्टर्स है पूरा। डन। केयर फैक्टर्स। इसके बाद जल्दी से वही तीसरे वाले वही टॉपिक पे आ जाओ, वहां पे भी लिख दो मेमोरी टेक्निक केयर फैक्टर्स, मेमोरी टेक्निक्स केयर फैक्टर्स। एक बार फिर से हम बोलेंगे, सी से क्या था, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, आइडेंटिफाई द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। ए से क्या था आपके पास, रिजल्ट ऑफ प्रीलिमिनरी एक्टिविटीज। तो एक्टिविटीज के हिसाब से आप बना के चलना, सी ए आर। आर से रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव ऑफ एंगेजमेंट। उसके बाद ई से नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, और फैक्टर तो पूरा ही था, फैक्टर्स।
टॉपिक क्या था? एस्टैब्लिशमेंट ऑफ, ठीक है, इससे पिछले वाला टॉपिक कौन सा था? इससे पिछले वाला टॉपिक था बेनिफिट। बेनिफिट में पहला क्या था? डैड की टाइमिंग, डी से डिप्लॉइंग द रिसोर्सेज, ए से एलोकेटिंग द रिसोर्सेज, फिर डी से मैनेजिंग डायरेक्शन एंड सुपरवाइजिंग द रिसोर्सेज, और टाइमिंग ऑफ डिप्लॉइंग द रिसोर्सेज। उसके बाद एस्टैब्लिशमेंट, और लास्ट में आपके पास रिलेशनशिप बिटवीन ऑडिट स्ट्रेटेजी एंड ऑडिट प्लान। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑडिट स्ट्रेटेजी और ऑडिट प्लान। नंबर वन में देखो क्या खतरनाक पॉइंट लिखा हुआ है, कह रहे हैं ऑडिट स्ट्रेटेजी एंड ऑडिट प्लान आर क्लोजली इंटर रिलेटेड। ये आपस में जुड़े हुए हैं, क्योंकि अगर हमें इंटरनल ऑडिट मिल गया तो उसके हिसाब से प्लान बना लेंगे। कैसा प्लान? इंटरनल ऑडिट के साथ का ही प्लान। दूसरा, ऑडिट स्ट्रेटेजी प्रिपेयर्ड देन ऑडिट प्लान। ये मेरा बनाया हुआ है, आईसीए का नहीं है, ये अपने सीक्वेंस का ही पॉइंट है ना। पहले ऑडिट स्ट्रेटेजी बनाओगे फिर ऑडिट प्लान। इसके बाद मैं लिखूंगा चौथा पॉइंट, ऑडिट स्ट्रेटेजी का मीनिंग। अगर मैं कहूं ये क्या है, एक तरह से मीनिंग में क्या आता है? एसटीडी। याद रह जाएगा, ऑडिट स्ट्रेटेजी के मीनिंग में एसटीडी, स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन, एसटीडी। उसके बाद आपके पास है थर्ड वाला पॉइंट, once the overall audit strategy has been established, audit plan can be developed to address the various matters through the efficient use of resources। तो थर्ड पॉइंट के साइड पे लिखो यूज ऑफ रिसोर्सेज। देखो 4 पॉइंट हो गए बातों ही बातों में। टॉपिक का नेम क्या है? टॉपिक का नेम है स्ट्रैटेजी और प्लानिंग में रिलेशन। पहले और दूसरे में अपन रिलेशन बात कर रहे हैं। बाहर चला दो 2 मिनट, पानी पिया करो। तो किन 2 पॉइंट्स में आपके पास कौन से 2 पॉइंट पूछे गए हैं? पहला दूसरा पूछा गया है, दूसरा तीसरा पूछा गया है। राघव थोड़ा सा कंसंट्रेशन, कौन से पॉइंट पूछे गए हैं? रिलेशनशिप किसका पूछा गया है? स्ट्रैटेजी और प्लानिंग का, यानी कि पहले का और दूसरे का। सबसे पहला बोला सबसे मुश्किल पॉइंट, इंटरलिंक। अब इन्होंने बोला स्ट्रैटेजी आप पहले बनाते हो, फिर उसके बाद ऑडिट प्लान बनाते हो। तीसरे में बोला स्ट्रैटेजी की डेफिनेशन, एसटीडी, स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन एंड देन डेवलपमेंट ऑफ ऑडिट प्लान, यही थे। चौथे में उन्होंने बोला रिसोर्सेज, यूज ऑफ रिसोर्सेज की हेल्प करता है कई मैटर बनाने में। कौन से मैटर? विद द एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। लास्ट आपके पास है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी एंड डिटेल ऑडिट प्लान आर नॉट नेसेसरली डिस्क्रीट और सिक्वेंशियल। अब कह रहे हैं नॉट नेसेसरी, ऊपर तो उन्होंने बोल दिया था, लेकिन ठीक है अब जो आईसीए ने लिखा हुआ है, बट क्लोजली इंटरलिंक्ड। पहले तो आप प्लानिंग बना लो, बाद में बना लेना स्ट्रेटेजी, जो भी है चलेगा। बात तो देखा जाए एक ही है, जितना मर्जी कर लो, एट द एंड आपने एक्टिविटीज ही करनी है ना। तो बस इन्होंने यही बोल दिया, नॉट नेसेसरली। कह रहे जरूरी नहीं है कि जो आप किताबों में पढ़ के आओगे, जो तरुण सर ने पढ़ा दिया वही हम ऑडिट में जाके करेंगे। एज पर सर्कमस्टांसेस आपको पता है व्हाट यू हैव टू डू फर्स्ट। तो उन्होंने बोला नॉट नेसेसरली डिस्क्रीट और सिक्वेंशियल प्रोसेस बट क्लोजली क्या है? इंटररिलेटेड, सिंस द चेंजेस इन वन may result in consequential changes to the other। क्योंकि जब चेंजेस की बारी आ जाएगी तो स्ट्रैटेजी चेंज है तो प्लान चेंज करना पड़ेगा, प्लान चेंज है तो स्ट्रैटेजी भी चेंज करनी पड़ेगी। प्लानिंग देखा जाए तो आपकी एक्टिविटी शुरू हो जाती है, वहां पे जाके आप थोड़ा सा काम करना देखना शुरू कर देते हो। कुछ भी सिचुएशन बेस आपको चेंज करना पड़े तो अकॉर्डिंगली यू हैव टू चेंज योर स्ट्रैटेजी ऑल्सो। तो इसके साइड पे लिखो चेंजेस चेंजेस। तो ये आपका रिलेशनशिप भी खत्म हो गया। ठीक है, ऑडिट स्ट्रेटेजी के टॉपिक्स इतने ही थे। सबसे पहला मीनिंग में था एसटीडी, और कुछ था ही नहीं। उसके बाद मीनिंग के बाद एसटीडी में आपके पास साथ साथ था वो सीक्वेंस दिया हुआ था, स्ट्रेटेजी, प्लानिंग, प्रोग्राम। उसके बाद बेनिफिट में था डैड की टाइमिंग, डी से डिप्लॉइंग द रिसोर्सेज, ए से नंबर ऑफ या अमाउंट ऑफ एलोकेटिंग द रिसोर्सेज, फिर मैनेजिंग, डायरेक्शन, सुपरवाइजिंग द रिसोर्सेज, रिव्यू, सजेशंस बाय द पार्टनर्स या मैनेजर्स। उसके बाद टाइमिंग ऑफ डिप्लॉइंग द रिसोर्सेज, कट ऑफ डेट पे करने हैं आपने उनको रिसोर्सेज या इंटरिम ऑडिट स्टेज पे। फिर था एस्टैब्लिशमेंट था केयर फैक्टर्स, आइडेंटिफाई द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। इसका मीनिंग, इसका मतलब क्या होता था? सबसे पहले अपने ऑडिट की कैरेक्टरिस्टिक्स पहचानो, कौन सी ऑडिट है। सी ए से रिजल्ट ऑफ प्रीलिमिनरी ऑडिट एंगेजमेंट एक्टिविटीज, जो इसमें आपके पास एंटी वाले पॉइंट्स भी थे। उसके बाद आर से रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट, जिस काम के लिए जा रहे हो उसको भी ध्यान में रखो। ई से एंटी ऑडिट प्रोसीजर्स और फैक्टर्स, वो सारे फैक्टर्स को आप कंसीडर करके चलना जो सिग्निफिकेंट हैं। लास्ट में था रिलेशनशिप,
पहला इंटरलिंक्ड है, दूसरे में डेफिनेशन है, और ऑडिट स्ट्रेटेजी पहले आती है, प्लान बाद में आता है। उसके बाद आपके पास है वेरियस मैटर में एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज, और लास्ट में आपके पास था कुछ चेंजेस हैं तो उससे, हाँ सिक्वेंशियल प्रोसेस जरूरी नहीं है क्योंकि चेंजेस अगर एक में है तो दूसरे में भी करने पड़ जाएंगे। इसी के साथ स्ट्रेटेजी वाला टॉपिक कुछ पास्ट ईयर के क्वेश्चंस देखते हैं। आईसीआई का क्वेश्चन है रिलेशनशिप बिटवीन ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी एंड ऑडिट प्लान, अभी अभी की है। दूसरा, once the overall audit strategy has been established, audit plan can be developed to address the various matter through identified the overall audit strategy। ये कौन सा टॉपिक होगा? केयर फैक्टर्स। एस्टैब्लिशमेंट ही टॉपिक आ रहा है ना। थ्रू वेरियस मैटर्स आइडेंटिफाइंग इन ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजीज। प्रोसेस ऑफ एस्टैब्लिशिंग द ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी हेल्प द, देखो पहले तो हमें लग रहा है वो एस्टैब्लिशमेंट का पूछ रहे हैं। हेल्प द ऑडिटर टू डिटरमाइन द सर्टेन मैटर, एक्सप्लेन दोज मैटर्स। तो ये आपको मुझे बताओगे 8th वाला क्या है? केयर फैक्टर्स है कि डैड की टाइमिंग है? बेनिफिट्स। 8th वाला जो क्वेश्चन है वो डैड की टाइमिंग है या केयर फैक्टर्स हैं? डैड की टाइमिंग है ये, क्योंकि पहले पहले में पहली लाइन से लग रहा है शायद एस्टैब्लिशमेंट है ये, लेकिन एस्टैब्लिशमेंट नहीं है, ये भी डैड की टाइमिंग है। उसके बाद ऑडिटर ऑफ एबीसी लिमिटेड इज वरीड एज टू मैनेजमेंट ऑफ की रिसोर्सेज टू एम्प्लॉयड। की रिसोर्सेज, अच्छा जी, रिसोर्सेज के बारे में बात आ रही है। रिसोर्सेज में तो डैड की टाइमिंग आती थी। हाउ ऑडिट स्ट्रेटजी वुड बी हेल्पफुल, तो ये भी सेम हो गया, सेम डैड की टाइमिंग। आगे आपके पास है ऑडिटर शैल एस्टैब्लिश एन ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी दैट सेट द एसटीडी एंड गाइड्स द डेवलपमेंट ऑफ ऑडिट प्लान। तो ये आपके पास एस्टैब्लिशमेंट का पॉइंट भी आ जाएगा, मीनिंग का भी। तो मीनिंग में आपने क्या लिखना है? एसटीडी, वो तो इन्होंने भी लिखा हुआ है, दैट सेट द एसटीडी, और साथ साथ टॉपिक कौन सा? ये आपके पास टॉपिक है केयर फैक्टर्स, लिखो इसको केयर फैक्टर्स। अगला भी सेम टॉपिक है, देखो आईसीआई के स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस हैं ये। आज का पहला, नेक्स्ट आपका टॉपिक है ऑडिट प्रोग्राम। स्ट्रेटेजी खत्म हो गया, प्लानिंग खत्म हो गया, प्रोग्राम। तो प्रोग्राम को आप लिखोगे इन डेप्थ या इन डिटेल ऑडिट, इन डेप्थ या इन डिटेल ऑडिट। और दूसरा आप एरो लिखोगे सीरीज ऑफ वेरिफिकेशन प्रोसीजर, सीरीज ऑफ वेरिफिकेशन प्रोसीजर। और आप एक इसकी एग्जांपल लिखोगे, 2 पॉइंट लिख लो, इन डेप्थ या इन डिटेल ऑडिट हो गया, दूसरा हो गया सीरीज ऑफ वेरिफिकेशन प्रोसीजर, जहां पे आपको बहुत सारी सीरीज में काम करने पड़ते हैं। इसकी सबसे बड़ी इसकी एग्जांपल लिखोगे, फॉर एग्जांपल सेल्स की ऑडिट करना, सेल्स की ऑडिट करना फ्रॉम जीरो टू एंड, फ्रॉम जीरो टू एंड, दैट इज ऑर्डर मिलने से कैश, ऑर्डर मिलने से कैश मिलने तक की डिटेल ऑडिट। मैं इसको कैश मिलने वाले पॉइंट से भी आगे भी जा सकता हूं, कंफर्मेशन लेने तक, ठीक है ना। तो लेकिन हम यहाँ पे कुछ रट नहीं सकते, एग्जाम्पल दी आपको समझाने के लिए, क्योंकि जब जब आपके पहले माइंड में एग्जाम्पल क्लियर होगी ना, तभी आपको टॉपिक जल्दी समझ में आता है। पढ़ते हैं ऑडिट प्रोग्राम की डेफिनेशन। देखो इसके पॉइंट्स, नंबर 1 डालो डेफिनेशन को, नंबर 2 मीनिंग को, उसके बाद देखो कितने पॉइंट है, 3 4 क्या हमें सारे याद करने पड़ेंगे? यही जिंदगी है।
यही जिंदगी है, यही संघर्ष है। संघर्ष है तो सीए जल्दी पास करोगे, तो संघर्ष के लिए हमेशा तैयार रहना है हमने। ड्रीम्स बड़े बड़े हैं ना, सपने बड़े बड़े हैं, फिर बाद में सैलरी पैकेज बड़ा है। आप बीकॉम आपका कर लेते हैं तो, है ना, आपकी सारी चीजें डिसाइड होती हैं आपके ड्रीम से। बनना क्या चाहते हो आज से 5 साल के बाद, जितना बड़ा बनना चाहते हो, देखो सिंपल, मतलब सबसे छोटा लॉजिक है, जितना बड़ा बनना चाहोगे उतना संघर्ष, मतलब संघर्ष आपका, स्ट्रगल आपका प्रोपोर्शनेट चलेगा। अब बीकॉम कर लो, उतना ही था जितना 3 साल पहले या 2 साल पहले हो चुका है आपका, या जो बीकॉम में हो चुका है। सभी के साथ होता है, सभी के साथ। आप भी बूढ़े होगे एक दिन, मेरी तरह देखना। आप भी तब अपने किसी ना किसी स्टूडेंट को और जूनियर को बातें करोगे। जितना बड़ा संघर्ष, जितने बड़े ड्रीम्स उतना बड़ा संघर्ष। तो उसी संघर्ष में पहला पॉइंट आ रहा है डेफिनेशन। तो डेफिनेशन क्या ऑडिट प्रोग्राम की? ऑडिट प्रोग्राम कंसिस्ट अ सीरीज ऑफ वेरिफिकेशन प्रोसीजर, यानी कि यहाँ पे ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, सीरीज, मतलब चलते चले जाएंगे आपके बड़े सारे काम। क्योंकि अब जाके देखो, ऑडिट स्ट्रेटेजी का मतलब था मेरे को उसकी स्टैट्यूटरी ऑडिट मिली है, यानी कि मेरे को उसकी एफएस की ऑडिट करनी है। ऑडिट प्लान में आप गए कि बैलेंस शीट वाली आइटम्स मिस्टर ए चेक करेगा, पीएनएल वाली आइटम्स मिस्टर बी चेक करेगा। कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा और डिटेल में हो गए ना। अब यहाँ पे जिसको पीएनएल की आइटम मिली उसको मिल गई सेल की आइटम, भाई तू कर सेल चेक। तो आपने एक आर्टिकल को दे दी, यानी कि सेल की वाउचिंग से लेके जिस सेल के वाउचर में, जिस सेल के बिल में अगर आपको डाउट लग रहा है कि इसकी कंपनी की इतनी सेल तो हो नहीं सकती, उस कस्टमर को घंटी मार दो, फोन मिला दो, उससे खुद पूछ के चले आओ, उसको खुद बुला लो या उसकी विजिट कर लो। अगर आपको मतलब इतना कुछ करना है। उसकी कैश की कलेक्शन कैसे हुई? कैश में हुई कि बैंक में आई? जब आपने उसको बिल भेजा था, कोई किस कॉन्ट्रैक्ट बेस पे आपने उसको 6 महीने की क्रेडिट पीरियड अलाउ कर दिया? तो मतलब अब आपने क्या कर दिया, सीरीज ऑफ प्रोग्राम्स आपके जुड़े हुए हैं। आपको उससे ऑर्डर मिला, आपने कोटेशन फाइल करी थी, जब आपने उसको ऑर्डर दिया, मतलब परचेज ऑर्डर होते हैं, तो उसने आपको पीओ दिया था, ठीक है। पीओ देने के बाद आपने उसको बिल काट के दिया, ट्रांसपोर्टर को कॉपी दी। ट्रांसपोर्टर जब आपके गेट से रवाना हो रहा था, सिक्योरिटी गेट ने अपने रजिस्टर में एंट्री करी थी उसकी, फिर आपने उसको कॉल किया था, उसने पैसे आपको आधे आधे दिए, इकट्ठे दिए, कुछ डिस्काउंट ली। तो यानी कि सीरीज ऑफ वेरिफिकेशन प्रोसीजर होता है आपका ऑडिट प्रोग्राम। टू बी अप्लाई टू एफएस या फिर अकाउंट्स ऑफ अ गिवन कंपनी, यानी कि क्लाइंट, फॉर द पर्पस ऑफ ऑब्टेनिंग एसएए। याद है एसएए की फुल फॉर्म? सफिशिएंसी का मतलब क्या होता था? जितना चाहिए उतना। क्वांटिटी। और एप्रोप्रिएटनेस का क्वालिटी। टू इनेबल द ऑडिटर टू एक्सप्रेस एन इन्फॉर्म्ड ओपिनियन, ताकि लास्ट में वो उन सभी स्टेटमेंट्स के ऊपर अपना ओपिनियन एक्सप्रेस कर सके। फिर से देखते हैं डेफिनेशन क्या है। ऑडिट प्रोग्राम कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ वेरिफिकेशन प्रोसीजर, सीरीज ऑफ वेरिफिकेशन प्रोसीजर, एक बार फिर से, सीरीज ऑफ वेरिफिकेशन प्रोसीजर टू बी अप्लाइड टू एफएस एंड ऑडिट एंड अकाउंट्स, to be applied to FS and account for the purpose of obtaining SAE, for the purpose of obtaining SAE and last में to express the opinion। तो यही थी आपकी डेफिनेशन। उसके बाद है मीनिंग। कह रहे हैं कि ऑडिट प्रोग्राम इज डिटेल्ड प्लान ऑफ ऑडिटिंग वर्क, ये तो अपन ने पहले ही सीखा हुआ डिटेल्ड प्लान है, विच इज अप्लाइड बाय ऑडिटर। ओके, विच इज अप्लाइड बाय ऑडिटर। उसके बाद है ऑडिट प्रोग्राम इज पर्टिकुलरली रिक्वायर्ड फॉर बिगर ऑडिट। अब आप सोच के देखो, आप लाला कंपनियों की ऑडिट करने जा रहे हो जो चंडीगढ़ में सेक्टर 7 सेक्टर 8 में है। सर वहां पे तो इतनी बड़ी बड़ी कोठियां, उसको लाला कंपनी की बोल रहे हो? लाला कंपनी तो ही उन्होंने घर में अकाउंट्स वाला ऑफिस खोला होता है, फैक्ट्री उनकी बद्दी में चल रही होती है दवाइयों की, ऑफिस उनका घर में ही खुला होता है। क्योंकि अगर वो ऑफिस अपना बाहर खोलेंगे 50-60 हजार रुपया रेंट तो वैसे ही पड़ गया, कोठी तो अपनी पड़ी है, घर में ही ऑफिस खोल दो। तो जहां आप उनकी ऑडिट करने जा रहे हो, हाँ भाई आज तो मेरे को ऑडिट प्रोग्राम बनाना है, वो कहेगा ऑडिट प्रोग्राम छोड़, जितने में तेरा ऑडिट प्रोग्राम बनेगा यहाँ की ऑडिट खत्म हो जाएगी। तो मेनली ये आपका चलता है बड़ी बड़ी कंपनीज में, लिस्टेड कंपनी में। आईटी पार्क में जाओ, वैसी जो कंपनीज है एमएनसी टाइप, वहां पे आप बनाओगे, हाँ भाई आर्टिकल 1 को इधर भेजना है, आर्टिकल 2 को इधर भेजना है, उसकी रीइंबर्समेंट ऐसे करवानी है। सिंपली means examination and verification steps to be applied in such a way that interrelationship of all the audit steps can be clearly shown। सर्कल करो, interrelationship of all audit steps। और इसकी एग्जांपल लिखोगे, फॉर एग्जांपल पीओ ऑफ
बायर विद सेल इनवॉइस ऑफ सेलर। ये मैच होना चाहिए, यानी कि ये लिंक्ड होना चाहिए। समझ रहे हो ये क्या है? बायर ने बोला, बायर जो देता है ना पीओ देता है, मैं आपको यहाँ पे बना के देता हूँ कैसे होता है। ये आपके पास बायर है, ये आपके पास सेलर है। बायर कहता मैंने सामान खरीदना है, कहता लिख के दे भाई। अब आप मुझे कहो मेरे को 40 पीसी बनवाने हैं, आप मुझे बताओ कि मेरे को 40 पीसी बनवाने हैं, सेलर तो खुश हो जाएगा, वो कहेगा ऐसे कर 15 दिनों के बाद ना उधर भेज दी। भैया तो 40 पीसी, मतलब सोच के देखो, अगर वो कस्टमाइज्ड हैं और किसी के हिस्से में आने ही नहीं, तो आप क्या ऐसे ही दे दोगे क्या? मतलब आप तो फिर तो कच्चे खिलाड़ी निकलोगे। तो आपको पक्का खिलाड़ी बनने के लिए क्या बोलना पड़ेगा भाई? पहले परचेज ऑर्डर दे पक्के में, दूसरा मेरे को कम से कम 50% अमाउंट दो एडवांस, ताकि मैं कस्टमाइज्ड ऑर्डर है ना तो उस हिसाब से मैं चलूंगा। तो बायर जो देता है वो पीओ देता है, परचेज ऑर्डर। सेलर बाद में, अब मैं सिर्फ दो ही चीजें बना रहा हूँ डॉक्यूमेंट के इंटर रिलेशनशिप समझाने के लिए। ये सेल इनवॉइस देगा, इनकी आपस की जो अमाउंट है वो मैच होनी चाहिए। पीओ में उसने बोला 40 पीसी चाहिए, सेलर ने बाद में भेजे 38 पीसी। भाई मैच क्यों नहीं हो रहे? पीओ तो आपके पास 40 का आया हुआ है, ये गड़बड़ी कहाँ पे चली गई आपकी? ऐसा भी तो हो सकता है ना 2 पीसी आपने 2 नंबर में भेज दिए हो। या तो पहले अपने पीओ को भी 38 करवाओ या सेल इनवॉइस को भी 40 करवाओ। तो पीओ देता है बायर, परचेज ऑर्डर। बाद में जो सेल करेगा तो इनवॉइस कौन इशू करता है? सेलर। तो ये इनवॉइस इशू करते हैं। तो इसके आपस में मैच होने चाहिए। क्वांटिटी, किस प्राइस पे हमारी डीलिंग डिसाइड हुई, कितने महीनों का क्रेडिट पीरियड अलाउ हुआ। क्या ये परचेज ऑर्डर सच में भी होते हैं? बिल्कुल होते हैं। देखे होंगे जो बंदा ऑडिट करने गया, परचेज ऑर्डर मतलब नॉर्मली डॉक्यूमेंट है, सेल इनवॉइस के नीचे लगा होता है या परचेजेस के साथ लगा होता है। उसके बाद है ऑडिट प्रोग्राम कंप्राइज डिफरेंट सेट ऑफ टेक्निक्स टू बी अप्लाइड इन ऑडिट प्रोसीजर। ठीक है, डिफरेंट सेट ऑफ टेक्निक्स, जो आपका मन करे वैसे। डिफरेंट टेक्निक का मतलब होता है चाहे मैनुअली भी बना सकते हो प्रोग्राम, अपने सॉफ्टवेयर में भी बना सकते हो। इट इज डिटेल्ड एंड इन डेप्थ ऑडिट प्रोसीजर अप्लाइड फॉर फॉर्मिंग एन ओपिनियन, ऑलरेडी हो चुके हैं, एंड बेसिस फॉर सुपरविजन ऑफ ऑडिट वर्क। आपने बना लिया ऑडिट प्रोग्राम तो वैसे वैसे काम करते चले जाना। देखा जाए तो सब सारा है, तो ये वैसे वाले पॉइंट ही जनरली स्ट्रेटजी, प्लान, प्रोग्राम। ठीक है, क्या था? सबसे पहला डिटेल ऑडिट प्लान है, बिगर ऑडिट के लिए काम आता है। एग्जामिनेशन एंड वेरिफिकेशन स्टेप्स होते हैं ताकि इंटर रिलेशनशिप आप डिसाइड कर सको। डिफरेंट सेट ऑफ टेक्निक्स होती हैं, मैनुअल भी हो सकती हैं, वो भी हो सकती हैं, ऑनलाइन भी। इन डेप्थ या डिटेल है, और बेसिस फॉर सुपरविजन ऑफ ऑडिट वर्क। नेक्स्ट टॉपिक आपके पास है, अगला टॉपिक अच्छा है। अगला टॉपिक पिछली बार की तरह नहीं है, ठीक है, पिछले जैसा कि ये याद करो। अगला है इवॉल्विंग वन ऑडिट प्रोग्राम नॉट प्रैक्टिकेबल फॉर ऑल द बिजनेस। ठीक लिखा हुआ है, नॉट प्रैक्टिकेबल फॉर ऑल द बिजनेस। देखो अगर ये वाले पॉइंट्स आते हैं तो टीचर को भी समझाने में मजा आता है, क्योंकि लॉजिकल सी बात है। मैं अगर एक ऑडिट प्रोग्राम बना लूं, क्या मेरा दूसरी कंपनी में भी वही ऑडिट प्रोग्राम चल सकता है? जब हमारी, अब अगर मैंने बना दिया यही ऑडिट प्रोग्राम कि 40 पीसी का ऑर्डर मिला है, एक मुझे, मैं सीए फर्म हूं ना, तो मेरे जो क्लाइंट हैं, एक है इलेक्ट्रॉनिक वाला, भाई उनको 40 पीसी का ऑर्डर मिला, तो मैं उस हिसाब से चेक करूंगा माउस गया साथ में कि नहीं गया, कीबोर्ड हमारा था कि उनका था। वारंटी आप कितने टाइम की दे रहे हो? जनरली आप 1 साल की वारंटी देते हो, ये आपकी मासी का बेटा लगा जिसको आपने 3 साल की वारंटी दे दी। फिर अगर वो बोलेगा नहीं मासी का बेटा नहीं है, लेकिन मैंने उसको एक्सटेंडेड वारंटी दिया, फिर मेरे को बात समझ में आएगी। फिर मैं कहूंगा एक्सटेंडेड वारंटी है तो एक्स्ट्रा पैसे भी तो कुछ लेने चाहिए। तो मतलब मैं इस हिसाब से चेक करूंगा। चीज समझ में आई? मेरा एक दूसरा क्लाइंट आया, तो मैंने अपने ना आर्टिकल को ऐसे ऐसे समझा दिया था एग्रेशन में, वो समझ गया। दूसरा मेरा क्लाइंट है, वो ये वाली ऑडिट करके आ गया, था तो लकीर का फकीर। मैंने बोला अब जा तू दूसरी कंपनी में। मैंने कहा कौन सी? तो सोमा कंपनी, सोमा सुना हुआ है? हाईवे में जिनके ये टोल टैक्स वाली जो रोड्स बनाते हैं ना, टोल टैक्स वाली जो रोड्स बनाते हैं, तो एक सोमा कंपनी है, बड़ी फेमस है। तो जो दिल्ली अमृतसर हाईवे वाला है वो उन्होंने बनाया हुआ है। तो मैंने उसको बोला ऐसे कर, सोमा कंपनी की ऑडिट आई है अपने पास, अच्छी फीस आएगी, जाके ऑडिट करके आ। गया, कहता कितनी वारंटी दी आपने, एक्सटेंडेड वारंटी में दिया कि नहीं दिया? जो जो मैंने चीजें पिछली ऑडिट में सिखाई थी, कहता आपका मासी का बेटा लगा, आपने वारंटी दे दी। तो उन्होंने वापस भेज दिया। कहते भाई, तो वो मेरे पास आ गया, कहता सर इतने थप्पड़ पड़े हैं मेरे को।
तो मैंने कहा भाई तूने उसको क्या क्या बोला था? कहता मैंने मासी का बेटा, नानी का बेटा, चाचा का बेटा सब बोल दिया। 2 महीने भी लगाए, क्योंकि सीए को भी तो कोई मिलता नहीं है ना, वो भी तो अपने आर्टिकल भी हाथ साफ करता है। तो 2 महीने भी लगाए। मैंने कहा देख भाई, हर ऑडिट प्रोग्राम प्रैक्टिकल नहीं होता सभी ऑडिट क्लाइंट के लिए। उसका अगर प्रोग्राम किसी और क्लाइंट के लिए था, वो मैंने तेरे को पीसी वालों के लिए बोला था, इलेक्ट्रॉनिक वालों के लिए। ये तो बनाई सड़कें रहे हैं, तू कह रहा है कि एक्सटेंडेड वारंटी ये वो। तो यहाँ पे तो मेरे को अपना प्रोग्राम चेंज करना पड़ेगा भाई। इसमें मेरे को कैसे चेंज करना पड़ेगा? क्या आप AS7 अप्लाई करते हो, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट वाला, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह वाला? क्या आप जो सामान बेच रहे हो, हमने किसको सामान बेचा आप उससे पूछ रहे हो? हमने जी गवर्नमेंट से लाइसेंस लिया था, गवर्नमेंट से हमने लाइसेंस लिया था 5000 करोड़ का। हमने बोला फिर आपको रेवेन्यू कहां से होने वाली है? उस सड़क बनाने वाली कंपनी को बोला, हमने कहा आपने पैसे तो दे दिए, तो आपको पैसे मिलेंगे कैसे? कहते हम जो पूरी सड़क पे ना अमृतसर से दिल्ली तक कुछ नोटिस एडवर्टीजमेंट बोर्ड लगाएंगे। उन एडवर्टीजमेंट जैसे समझ लो मैंने भी अपना लिखवा दिया, सीए तरुण मुंगिया क्लासेस, तो वो हर साल की फीस लेते हैं, तो एक तो पैसा उनको वहां से मिल जाएगा। मैंने कहा देख 5000 करोड़ तो एडवर्टीजमेंट से रिकवर होने नहीं वाला, और अब आपका प्रोडक्ट भी ऐसा नहीं है कि घर घर जाके सड़कें बेच के आओ, है ना? नहीं तो सर्फ साबुन हो, फिर तो आप घर घर बेच भी दो। तो मैंने बोला कि इनकम कहाँ से हो रही है? कहते हैं इनकम हमारी जो होगी वो होगी टोल टैक्स से, जो गाड़ियां चलेंगी तो उनकी जो रिकवरी होगी। मैंने कहा अच्छा कितने सालों में हो जाएगी सड़क कंप्लीट? कहते 5 साल में। और मैंने कहा कहते लेकिन 6 महीने में हम टोल टैक्स तैयार कर देंगे सारे, सड़क बनेगी 5 साल में, टोल टैक्स सारे तैयार हो जाएंगे तो पैसा आना शुरू हो जाएगा। मैंने कहा बात तो बड़ी है। तो पहले साल आप प्रॉफिट कैसे निकालोगे? प्रोडक्ट के आपका पूरा सड़क, वो तो आपकी पूरी बनेगी नहीं 1 साल में, वो तो 5 साल बनेगी। पहले साल का प्रॉफिट कैसे निकालोगे? कहते बात तो सही है। तो मैंने कहा AS7 लगा लेना। ऑडिटिंग स्टैंडर्ड का अगर कोई कंस्ट्रक्शन वाला स्टैंडर्ड बना हुआ है वो अप्लाई कर देना, या फिर आपने कोस्ट में पढ़ रखा होगा नोशनल प्रॉफिट के हिसाब से आप कैलकुलेट कर देना। तो कहीं ना कहीं आपका ऑडिट प्रोग्राम उनके लिए अलग होने वाला है, उसके लिए अलग होने वाला है। तो यानी यहाँ पे अगर आपके पास एक्चुअल प्रॉफिट ना आ पाया, नोशनल प्रॉफिट के हिसाब से क्या आप डाल सकते हो? बिल्कुल डाल सकते हो। तो आप नोशनल प्रॉफिट को भी इंक्लूड कर सकते हो। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल लिख देना, है ना, इलेक्ट्रॉनिक कंपनी एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी। फोन अपने साइलेंस पे लगा दो सारे। एज वी नो बिजनेस वेरी इन नेचर। वेरी का मतलब चेंज। ठीक है, बिजनेस डिपेंड करता है नेचर, साइज एंड उसकी कॉम्पोजिशन पे। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस एंड कंस्ट्रक्शन बिजनेस। देखो मैं आपको एक बड़ी फतेह की बात बताता हूँ, जिसने आगे टीचिंग करनी हो ना, तो कोई भी एग्जांपल आए ना, तो ये एग्जांपल कभी भी जब बिजनेस चेंज की आती है ना, तो एक कंस्ट्रक्शन का एग्जांपल पक्का दे दिया करो, बड़ी जल्दी समझ में आ जाता है। अगर मैं कहूँ ना एक इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है और एक गारमेंट वाली कंपनी है, उधर भी यूनिट्स हैं इधर भी यूनिट्स हैं, जब मैं अब आपको ये बोल रहा हूँ ना कंस्ट्रक्शन वाली कंपनी है, तो कहीं ना कहीं आपकी इमेजिनेशन ही पूरी चेंज हो जाती है कि बात तो सही है, वो भी प्राइवेट लिमिटेड थी, वो भी प्राइवेट लिमिटेड है, प्रॉफिट उसका भी है प्रॉफिट उसका भी है, लेकिन कहीं ना कहीं मतलब जमीन आसमान का फर्क है उनके बिजनेसेस में। तो हमेशा किसी भी एंगल को समझने के लिए ना एक कंस्ट्रक्शन कंपनी वाला पॉइंट समझ लिया करो। वो जरूरी थोड़ी है रोड्स बनाती है, वो ब्रिजेस भी बनाती है, वो बिल्डिंग्स भी बनाते हैं, वो मॉल भी बनाते हैं, लेकिन वो 1 साल में कंप्लीट नहीं होता। बाकी जो प्रोडक्ट है जब बेचा खत्म, वहीं पे प्रॉफिट हो गया। जितने बेचोगे उसे मल्टीप्लाई कर दो तो नंबर ऑफ प्रॉफिट्स आ जाएंगे, खर्चे माइनस कर दो नेट प्रॉफिट आ जाएगा। लेकिन कंस्ट्रक्शन वाला समझने में हमें थोड़ा सा एंगल चेंज करना पड़ता है अपने माइंड का भी, कि बात तो सही है 5 साल में तो सिर्फ खर्चे ही हो रहे हैं, इनकम कब होएगी? ये तो टोल टैक्स है। सोच के देखो, अगर वो मॉल बनाने वाली कंपनी हो, इलांटे मॉल को बनने में 7 साल लग गए थे, तो 7 साल तो खर्चे ही करते चले गए थे, अब रिफंड आ रहा है सारा, अब रिटर्न आ रही है। तो 7 सालों में बताओ ना, 7 सालों में उनकी बैलेंस शीट कैसे बनानी है, उनका P&L कैसे बनाना है? तो बिजनेस vary in nature, size, composition and audit work which is suitable to one business may not be suitable to other business। बिल्कुल ठीक है। Efficiency and operation of internal control and exact nature of the services to be rendered by the auditor are the other factors that vary। यानी कि वहां पे तो बिजनेस, यहाँ पे आप साइड पे लिखोगे बिजनेस वैरी, दूसरे में लिखोगे सर्विस ऑफ ऑडिटर वैरी, वैरी या वैरीज लिख देना।
थर्ड पॉइंट के साइड पे लिखोगे सेम ऑडिट प्रोग्राम नॉट पॉसिबल। थर्ड पॉइंट के साइड पे सेम ऑडिट प्रोग्राम नॉट पॉसिबल। However, it becomes necessary to specify in detail in the audit program the nature of work to be done. Circle करो nature of work to be done so that no time will be wasted and any special matter या specific situation can be taken care of. तो फोर्थ पॉइंट के साइड पे लिखोगे नेचर ऑफ वर्क, नेचर ऑफ वर्क और सेकंड एरो डाल के लिखे हुए नो वेस्टेज। तो देखा जाए 4 पॉइंट हमने लिख लिए। सबसे पहला लिखा बिजनेस वैरी करते हैं, ऑडिटर की सर्विसेज वैरी करती हैं। तीसरे में आपने लिखा है कि सेम ऑडिट प्रोग्राम बाकी के लिए एप्लीकेबल नहीं हो पाएगा, प्रैक्टिकेबल नहीं हो पाएगा। नेचर ऑफ वर्क और टाइम की सेविंग। इसके ऊपर वाला टॉपिक क्या था वैसे? मीनिंग ऑफ ऑडिट प्रोग्राम। उससे ऊपर क्या था फिर? डेफिनेशन। 3 टॉपिक खत्म हो गया। चौथा पीरियडिक रिव्यू ऑफ ऑडिट प्रोग्राम। एक बार ऑडिट प्रोग्राम बना के घर पे मत बैठ जाना, सीए को बोला गया या टीम मेंबर्स को साथ साथ उसको रिव्यू भी करते चले जाना। इसकी मेमोरी टेक्निक है रोक, ROCK। देखो ये वाली जो मेमोरी टेक्निक्स होती है ये थोड़ी बोरिंग होती हैं, कहीं ना कहीं अभी याद रह जाएगा, अगले चैप्टर में नहीं याद रहने वाली। क्या जैसे अब डैड की टाइमिंग ठीक है याद रह जाएगा, केयर फैक्टर्स याद रह जाएगा, रोक ये रोक याद नहीं रहने वाली। तो कहीं ना कहीं आपको बार बार बोलना पड़ेगा। जितनी बार ज्यादा बोलेंगे ये पॉइंट्स तभी याद होंगे। सबसे पहला है पीरियडिक रिव्यू। देखना हेडिंग का मीनिंग क्लियर है आपको पीरियडिक रिव्यू का। ऑडिट प्रोग्राम बना लिया, क्या वैसे ही पढ़ा रहे कि उसको चेक करते रहे टाइम टू टाइम? टाइम टू टाइम चेक आपको करना ही पड़ेगा। There should be periodic review of audit program to assess whether it is adequate to obtaining requisite knowledge and evidence about the transaction। सबसे पहले जो भी ट्रांजेक्शन हो रही हैं उसकी नॉलेज के हिसाब से रिव्यू करते चले जाओ। दूसरा है is undertaken to keep the program up to date। इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल आपके पास आती है नोकिया, मारुति की जेन। नोकिया वालों ने कभी अपने आप को अपडेट नहीं किया था, इसलिए वो मार्केट में, अगर आपको याद हो ना, से 10 साल पहले फोन ही नोकिया का होता था। सैमसंग का अगर किसी ने फोन लिया होता था ना, क्योंकि मेरा खुद का पहला फोन नोकिया का था, नोकिया 3310, नोकिया 1100, अगर आपको याद हो ऐसे फोन आते थे, मतलब किसी को मारने के काम भी आता था। तो नोकिया वालों ने क्या किया था, ईगो में आके ना एंड्रॉयड में नहीं डाला था अपने आप को। और सैमसंग ने क्या किया था, सैमसंग तब 20% मार्केट थी, 80% नोकिया की थी। सैमसंग ने अपने आप को अपडेट करने के साथ साथ एंड्रॉयड में घुसा लिया और हर महीने नए मॉडल, अगर आपको याद हो सैमसंग के आज से 5-6 साल पहले सेम मॉडल, थोड़ा सा लंबा मोटा चौड़ा करके सेम मॉडल्स, तो वही निकालते रहे थे। यही एक जड़ थी अपडेट ना करने की, नोकिया रह गया। ऐसे ही मारुति की एक जेन थी, जेन कार, जेन ने भी अपने आप को अपडेट करना बंद कर दिया था, तो वो भी पीछे ही छूट गई थी। तो पीरियडिक रिव्यू आपको क्या क्यों करना होता है, ताकि आपका प्रोग्राम अपडेट रह सके बाय एनकरेजिंग द असिस्टेंट्स टू ऑब्जर्व ऑल द फीचर एंड वेरियस अकाउंटिंग फंक्शन ऑफ द क्लाइंट। और आप अपने असिस्टेंट्स को यानी कि आर्टिकल्स को, एम्प्लॉइज को बोलते रहना कि भाई ध्यान से रखना, उसकी जो भी अकाउंटिंग ट्रांजेक्शंस हैं, उसके फंक्शंस हैं, उसको ऑब्जर्व करते रहना टाइम टू टाइम। ठीक है, पहला पॉइंट क्या था, नॉलेज के हिसाब से या उसके एविडेंसेस के हिसाब से। दूसरा था अपडेट रखना है। तीसरा, इफ एनी चेंजेस इन द बिजनेस पॉलिसी ऑफ क्लाइंट एन ऑडिटर डज नॉट नो अबाउट दैट एंड इवन देन ऑडिट वर्क मे बी कैरिड आउट ऑन द बेसिस ऑफ एन ऑब्सोलीट प्रोग्राम and for this negligence auditor may have to face the some legal consequences and losses। हमें जब हम करते थे ना, हमारी ऑडिट के टाइम पे जीएसटी आया नहीं था तब, तो मेरी 2016 में मेरी आर्टिकलशिप खत्म हो चुकी थी। हमने तो वैट की करी हुई थी, सर्विस टैक्स की। उसके बाद मैंने 2 साल सीए बनने में लगा दिए,
मैं सीए बना, मैं जोश में आ गया भाई, लाओ वैट की रिटर्न है। मैं बना 2018 में, मैं लाओ वैट की रिटर्न कहता बनाई नहीं, मैंने ऑडिट रिपोर्ट अपनी तरफ से इशू कर दी और मैंने आरओसी में पहुंचा दी, बंदे ने वैट की रिटर्न नहीं बनाई, सीओ सर्विस टैक्स की नहीं बनाई। गालियां किसको पड़ी? आपको। नए नए सीए को। तो नए नए सीए को जब गालियां पड़ी क्यों? क्योंकि उसने जीएसटी कहीं ना कहीं बिजनेस पॉलिसी जो क्लाइंट की है, चाहे लीगल रिक्वायरमेंट लगा लो, उसके अकॉर्डिंग अपने आप को देखा ही नहीं। जो ऐसे था वैसे चलता गया। भाई मेरे को तो वैट आता था, इस लेफ्ट साइड पे ये था, मैं तो मतलब आंखों बिना देखे ही वैट और सर्विस टैक्स की रिटर्न्स चेक कर देता था। अब तो गई वो, तो गई तो आपको भी अपनी नॉलेज को जाने देना होगा। इफ प्रोग्राम इज नॉट ऑफिशियली चेंज बाय द प्रिंसिपल, एवरी असिस्टेंट शुड कैरी आउट द डिटेल वर्क ऑफ एज पर ओरिजिनल। यहाँ पे प्रिंसिपल का मतलब है सीए, मेन सीए जो है। सीए कह रहे अब जैसे मैंने बोला तो वैसे, आर्टिकल है तो आर्टिकल ही रही हो, ठीक है, जो मैं बोल रहा हूँ वैसे। तो इसी के साथ आपका ये टॉपिक खत्म हुआ, पीरियडिक रिव्यू। रोक आर से देखो आपके पास क्या है, रिक्विजिट, ठीक है। ओ से आपके पास क्या आ रहा है, प्रोग्राम इज ऑफिशियली ऑफिशियली चेंज, यस, ऑफिशियली के साथ आ रहा था आपके पास। सी से और के से कीप द प्रोग्राम अपडेट। रॉक बोलो एक बार, रॉक, ऐसे नहीं रोक नहीं, ऐसे रॉक बोलो एक बार, रॉक। आर से रिक्विजिट नॉलेज ऑफ, नॉलेज एंड एविडेंसेस ऑफ क्लाइंट्स वगैरह उसके वहां पे। ओ से अगर ऑफिशियली चेंज नहीं किया, ये वैसे ना ऑफिशियली नहीं था, ओरिजिनल से था ये, ओ से ओरिजिनल। अगर आपने ऑफिशियली चेंज नहीं किया आपके प्रिंसिपल ने, तो ओरिजिनल इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते रहो। सी से क्या था आपके पास, चेंज इन बिजनेस पॉलिसी ऑफ क्लाइंट, तो अपने आप को भी चेंज करो, नहीं तो आपको लीगल कॉन्सिक्वेंसेस फेस करनी पड़ सकती हैं। के से कीप द प्रोग्राम अप टू डेट। क्या था टॉपिक, क्या था ये, पीरियोडिक रिव्यू। इससे ऊपर वाला टॉपिक क्या था, प्रैक्टिकेबल नहीं है सेम प्रोग्राम। उससे ऊपर क्या था, उससे ऊपर क्या था, उससे ऊपर क्या था, ऑडिट स्ट्रेटजी का कौन सा टॉपिक था, लास्ट रिलेशनशिप वाला था। उससे ऊपर कौन सा था, एस्टेब्लिशमेंट की मेमोरी टेक्निक क्या थी, केयर टेकर नहीं बोलना, केयर फैक्टर बोलना है। उससे ऊपर क्या था, बेनिफिट्स की मेमोरी टेक्निक क्या थी। उससे ऊपर क्या टॉपिक क्या था, उससे ऊपर गलत, इतना फ्लो में भी नहीं बैठना, डेफिनेशन। उससे ऊपर कौन सा था, ओवरऑल ऑडिट प्लान। उसके नीचे कौन सा था, ऑडिट स्ट्रेटेजी की पैटर्न क्या है, एसटीडी। उसके बाद मीनिंग के बाद कौन सा टॉपिक था, बेनिफिट में और क्या क्या स्लैशेस थे, बेनिफिट, असिस्टेंस, हेल्पफुल। उसकी मेमोरी टेक्निक क्या थी। उसके नीचे वाला टॉपिक एस्टैब्लिशिंग था, उसकी मेमोरी टेक्निक क्या थी। उसके बाद रुको ना मत आप लोग, रिलेशनशिप में पहला पॉइंट क्या था, क्लोजली इंटरलिंक्ड। दूसरा क्या था, ऑडिट स्ट्रेटजी, ऑडिट पहले आती है, ऑडिट प्लान बाद में। तीसरा मीनिंग था। चौथा वेरियस फैक्टर्स नहीं था, अचीविंग द ऑब्जेक्टिव था बाय एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। पांचवा देखो मैंने तो अपने वाला बता दिया, अब आपकी बारी। पांचवा एस्टेब्लिशमेंट में अनुज इज डूइंग चीटिंग, वो तो कभी भी नहीं बोलता। पांचवा अनुज बोलो, Establishment overall audit strategy and detailed audit plan are not necessarily discrete as हाँ, सीक्वेंशियल वाले नहीं थे। अच्छा उसके नीचे वाला टॉपिक कौन सा था, क्वेश्चन से। उसके नीचे टॉपिक गलत, ऑडिट प्रोग्राम। प्रोग्राम में पहला टॉपिक क्या था, डेफिनेशन बोल के दिखाओ तो एक टॉफी फ्री आज। सीरीज ऑफ वेरिफिकेशन प्रोसीजर टू बी अप्लाइड टू एफएल एंड अकाउंट्स। आगे ये तो लास्ट था। सर आपने इसकी डेफिनेशन याद नहीं कराई थी इसलिए मैं याद नहीं आ रही, कोई बात नहीं, सोचो। ऐसे ही वाला कुछ था, पर्पस ऑब्टेनिंग द एविडेंसेस था, ठीक है। उसके नीचे वाला टॉपिक क्या था, मीनिंग के नीचे वाला टॉपिक प्रैक्टिकल, नॉट प्रैक्टिकेबल में पहला पॉइंट क्या था, बिजनेसेस वैरी करते हैं। पॉइंट नंबर 2 क्या था, ऑडिट की सर्विसेज भी वैरी करेंगी बिजनेस के अकॉर्डिंग। नंबर 3 क्या था, दिख रहे हैं यहाँ पे, अच्छा नॉट प्रैक्टिकेबल। और चौथा पॉइंट था नेचर ऑफ वर्क, जिससे टाइम की
वेस्टेज अवॉइड की जा सके। पीरियडिक रिव्यू में था रोक, आर से रिक्विजिट नॉलेज एंड एविडेंसेस, ओ से ओरिजिनल जब तक चेंज नहीं करे तो ओरिजिनल इंस्ट्रक्शन को फॉलो करो, सी से चेंज इन बिजनेस पॉलिसी है तो आप अपने आप को चेंज करो, नहीं तो लीगल कॉन्सिक्वेंसेज फेस। अप टू डेट। नेक्स्ट टॉपिक, कंस्ट्रक्टिंग द ऑडिट प्रोग्राम। कंस्ट्रक्टिंग द ऑडिट प्रोग्राम फॉर द पर्पस ऑफ प्रोग्राम कंस्ट्रक्शन फॉलोइंग पॉइंट्स, ठीक है, फॉलोइंग पॉइंट्स केप्ट इनटू माइंड। स्टे विद इन द स्कोप एंड लिमिटेशन ऑफ असाइनमेंट, क्या सही पॉइंट है, मतलब अपने दायरे में रहना। दूसरा, डिटरमाइन द एविडेंस रीजनेबली अवेलेबल, डिटरमाइन द एविडेंसेस जो अवेलेबल हैं उसको डिटरमाइन करो। आइडेंटिफाई द बेस्ट एविडेंस, बिल्कुल ठीक है जी। मतलब ये कह रहे हैं ऑडिट प्रोग्राम कैसे बनाएंगे। सबसे पहला है आप अपने स्कोप और लिमिटेशन में, अगर आपको सेल की ऑडिट करने का पॉइंट दिया गया, मतलब एफएस की ऑडिट करने का पॉइंट दिया गया, मुझे बताओ जो स्टॉक ऑडिट में गए, स्टॉक ऑडिट में आपको फिजिकली सिर्फ चेक करना है, लेकिन फिजिकली को रिकॉर्ड्स के साथ चेक करना पड़ेगा ना, फिजिकली को रिकॉर्ड के साथ भी चेक करना पड़ेगा, यानी कि कहीं ना कहीं आपको परचेजेस भी देखनी पड़ सकती हैं। सोच के देखो, स्टॉक ऑडिट कर रहे हो तो परचेजेस भी तो लिंक्ड हो गई ना। फिर आपने बोला परचेज इतनी थी, पड़ी इतनी है, बाकी कहते सेल, कहते फिर सेल का भी दिखाओगे, कहते हम नहीं दिखाते, कहीं ना कहीं लिंक्ड है तो आपको सेल भी दिखानी पड़ सकती है। तो एविडेंसेस ढूंढो जो बेस्ट हो। उसके बाद देखो, अप्लाई द ओनली दो स्टेप्स एंड प्रोसीजर विच आर यूजफुल। ओके, कंसीडर ऑल पॉसिबिलिटी ऑफ एरर्स, सारी गलतियों को भी ध्यान में लेके चलो और सारे प्रोसीजर को आपस में कोऑर्डिनेट करते चले जाओ। इससे क्या होगा, इससे आपका ऑडिट प्रोग्राम बन जाएगा। ओके, क्या थे, पहला पॉइंट स्कोप और लिमिटेशन को देखो, सारे एविडेंसेस देखो जो बेस्ट है उसको ढूंढ लो, सारे स्टेप्स और प्रोसीजर को देखो जो यूजफुल हो, एरर्स की पॉसिबिलिटीज को भी देख के चलो और कोऑर्डिनेट करते चले चलो। 5 पॉइंट क्या क्या थे, पहला स्कोप एंड लिमिटेशन, दूसरा सारे एविडेंसेस एंड चूज द बेस्ट, तीसरा स्टेप्स और प्रोसीजर जो यूजफुल हो, चौथा एरर्स को भी कंसीडर करो, पांचवा कोऑर्डिनेशन। नेक्स्ट, ऑडिट प्रोग्राम डिजाइन टू प्रोवाइड ऑडिट एविडेंस। ऑडिट प्रोग्राम इस हिसाब से बनाओ कि सारे ऑडिट एविडेंस मिल सके। यहां पे आप ये लिखोगे, एपी इस हिसाब से बनाओ, एपी इस हिसाब से बनाओ कि सारे एई मिल सके, कि सारे ऑडिट एविडेंस मिल सके। ऑडिट प्रोग्राम डिजाइन टू प्रोवाइड ऑडिट एविडेंस। ऑडिट प्रोग्राम ऐसा होना चाहिए, इस हिसाब से बनाना चाहिए कि सारे ऑडिट एविडेंसेस आपको मिल सके। देखा जाए तो है तो कंस्ट्रक्टिंग जैसा ही ऑडिट प्रोग्राम का, वो कंस्ट्रक्टिंग वाला वर्ड था, यहाँ पे डिजाइन वाला वर्ड है टू प्रोवाइड द ऑडिट एविडेंस। अगर पेपर में दोनों क्वेश्चन अलग अलग आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं। ऊपर जो आएगा, ऊपर आपके पास ये वाला फिर वर्ड लिख के आएगा कि हाउ ऑडिट प्रोग्राम विल बी कंस्ट्रक्टेड। यहाँ पे आएगा हाउ ऑडिट प्रोग्राम विल बी कंस्ट्रक्टेड या डिजाइन टू प्रोवाइड द ऑडिट एविडेंसेस, कि ऑडिट प्रोग्राम इस हिसाब से बनाना कि एविडेंसेस भी मिल सके। आप स्टॉक ऑडिट का बना रहे हो ना, तो सेल परचेज के हिसाब से बनाना। कहीं आपको बैंक से लोन कितने का लिया था, ठीक है, अगर तो बैंक वालों ने भेजा है आपको अपने लोन के लिए, ठीक है, वो जरूरत पड़ सकती है। मतलब कोई ऐसी आइटम्स मत ढूंढने लग जाना जिससे आपका कोई लिंक ना हो। Evidence is the best basis for formulation of opinion and an audit program is designed to provide the evidences by prescribing the procedure and techniques। कह रहे हैं evidences क्या है, basis होता है ना हर चीज का opinion के लिए, तो audit program उस हिसाब से बनाना कि आपको वो वाले सारे evidences मिल सकें। What is the best evidence for testing the accuracy of any assertion is a matter of expert knowledge and experience। कह रहे हैं कौन सा आपके लिए बेस्ट एविडेंस रहने वाला है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखो, in stock audit comma sale purchase invoices are also relevant। in stock audit sale purchase invoices are also relevant। transactions are varied in nature and procedure are to be prescribed depending on the prior knowledge of what evidence is reasonably available। तो प्रायर नॉलेज या पिछले एक्सपीरियंस के साथ भी आप इससे डिपेंड कर सकते हो। तो सबसे पहले उन्होंने बोला जो आपके पास देखो हेडिंग है ना, वही पहला पॉइंट बोल दिया,
कह रहे हैं ऑडिट प्रोग्राम अपना इस हिसाब से बनाना जो आपको ऑडिट एविडेंस प्रोवाइड कर सके। फिर बेस्ट एविडेंस क्या है, वो आपके एक्सपर्ट की नॉलेज या एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है, ये चीज आपको भी बता है। और तीसरा कह रहे हैं कुछ अगर प्रायर नॉलेज है, अपना प्रायर एक्सपीरियंस है, तो उसको भी आप कंसीडर कर लेना। फॉर एग्जाम्पल है एविडेंसेस इन केस ऑफ सेल, इनवॉइसेस रेज्ड बाय क्लाइंट, यानी ये हमारा क्लाइंट ही सेल के इनवॉइस इशू करता है कि कोई और करेगा, क्लाइंट ही करेगा अगर हमारा है। प्राइस लिस्ट आपने क्या बनाई हुई है। फिर तीसरा अच्छा एक पॉइंट मिस हो गया, थर्ड मतलब नंबरिंग गलत हो गई, इन्वेंट्री इशू रिकॉर्ड, ये भी बड़ा जरूरी है। स्टोर लेजर वगैरह जो कॉस्टिंग में आप करते हो, सेल मैनेजर की एडवाइस, एक्नोलेजमेंट ऑफ रिसीप्ट ऑफ गुड्स बाय द कस्टमर, आ गया ना एक्नोलेजमेंट कि भाई आपने सच में आपको गुड्स मिल गई और आपने पैसे दे दिए, कलेक्शन ऑफ मनी, ये सारी वही चीजें हैं। उसके बाद है सोर्सेज एंड टाइप्स ऑफ ऑडिट एविडेंस। तो कह रहे हैं एविडेंसेस कितने तरीके से हो सकते हैं। पहले डॉक्यूमेंट्री हो सकता है, डॉक्यूमेंट्री में आप उसका एमओए चेक कर लो, एओए का चेक कर लो, उसका काम था इलेक्ट्रॉनिक चीजें और वो कपड़े भी बेच रहा है, भाई ये क्या तेरा एमओए दिखा, पहले ऑब्जेक्ट क्लोज चेक कर लो, उसका पता चल जाएगा। तो ऑब्जेक्ट क्लोज में एमओए में आपको क्या मिल जाएगा, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। फिजिकली एग्जामिनेशन देख लो, मैं चेक करने गया था कितने प्रिंटर पड़े हैं, कितने माउस पड़े हैं, कितने कीबोर्ड दिख रहे हैं, इतनी जींसें पड़ी हैं, इतनी शर्ट्स पड़ी हैं, भाई ये क्या चल रहा है। तो कहीं ना कहीं आपको फिजिकल एग्जामिनेशन भी करने पड़ेगी। स्टेटमेंट एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉइज, भाई उनसे पूछ लो, थर्ड पार्टी से पूछ लो, कैलकुलेशंस करके देख लो, माइन्यूट सब्सिक्वेंट एक्शन ऑफ द क्लाइंट्स या किसी और जो भी आपकी मीटिंग्स वगैरह होती है उसके ये पॉइंट्स, मिनट्स वगैरह बनते हैं ना, माइन्यूट्स वगैरह, तो उसको भी आप चेक कर लो। तो ये आपका था ऑडिट एविडेंस को लेके। आगे नंबरिंग करो, कौन सा हो गया डेवलपिंग वाला, 7th 8th 9th है। 7th 8th 9th रीडिंग करना 7th 8th 9th की। डेवलपिंग द ऑडिट प्रोग्राम, इसको यहाँ पे ना डेंजर का साइन डालोगे, उसका रीजन ये है कि आपके पास ऊपर चौथे या पांचवे में आया था कंस्ट्रक्टिंग वाला, तो कंस्ट्रक्टिंग आएगा तो वही लिखना पड़ेगा आपको, स्कोप, लिमिटेशंस, एरर्स, प्रोसीजर्स। डेवलपिंग आएगा तो आपको यही लिखना पड़ेगा, ठीक है। इसको लिखोगे खतरा विद कंस्ट्रक्टिंग, ये है खतरा विद कंस्ट्रक्टिंग। तो जल्दी से इसको रीड करो, 2 मिनट दे रहा हूं मैं आपको। और एक मेमोरी टेक्निक लिखोगे, एडवांटेजेस की, जीएमसीएस की, जीएमसीएस आपकी ट्रेनिंग होती है एक सीए वालों की, आजकल उसको एमसीएस बोला जाता है। हमारे टाइम पे आज से कोई सालों पहले इसको जीएमसीएस बोला जाता था। जीएमसीएस एस की पावर 5, इसका मतलब एस 5 बार आएगा यहाँ पे, ठीक है। ये आपकी क्या है, मेमोरी टेक्निक। और डिसएडवांटेज की है, देखो आई 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 मिस्टर आई 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 मिस्टर आई आई आई, मिस्टर आई हाँ मिस्टर आई, इसको मैं मिस्टर आई की क्यूब नहीं लिखवा सकता, तो मेरे को मिस्टर आई 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 मिस्टर आई 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 कैसे बोलोगे, मिस्टर आई 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 मिस्टर आई आई आई, तो आप याद करोगे। तो ये वाले तीनों पॉइंट जल्दी से, पहले सिर्फ आपको ना याद नहीं करने, 3 टॉपिक रह गए आपके पास, डेवलपिंग, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस। पहला काम आपका याद करना नहीं है, ये सारा पेज पढ़ो, समझ में आ रहा है।
बख्शो संजय पता क्या होता है, आज डिस्कशन हुई थी थोड़ा संडे तक को छुट्टी है, संडे को क्लास है, 29 को टेस्ट भी है, 29 को क्लास भी है, उसने एक अगला 29 तक रेगुलर क्लास होगी, एक भी छुट्टी नहीं होगी, तो 30 39 बाद 50%, संडे 90% में संडे को टेस्ट है, संडे को क्लास भी है, और उससे पहले संडे को कोई छुट्टी नहीं है। अब देखो जो टॉपिक है डेवलपिंग द ऑडिट प्रोग्राम, किसने 5 पॉइंट पढ़ लिए? मैंने एडवांटेज और डिसएडवांटेज से पढ़ा। ओह वाह, है ना। हम मतलब हमें यही होता है ना, पहले इजी वाले टॉपिक खत्म हो जाए। तो अगर मैं डेवलपिंग वाले की बात करूं, क्या हमें इसके अंदर का मैटर याद करना है? जी नहीं। ठीक है कृतिका, इतने कॉन्फिडेंस से सिर ऐसे नहीं करना मतलब क्या है, किसी किसी टॉपिक के मैं आपको कहूंगा जहां पे आपको याद नहीं करने। मैं क्या एडवांटेज अंदर क्या, बिल्कुल भी नहीं करने ही नहीं ऐसा नहीं होगा। देखो कई कई टॉपिक्स में क्या है कि आपके पास अगर हेडिंग्स भी याद हो जाती हैं सफिशिएंट है। जैसे याद है आपके पास एक टॉपिक मैंने बोला था डिसिप्लिन वाला, ऑडिटिंग के वो 4 सीपीटी के सब्जेक्ट 3 इंटर के, तो वो कर लो चलेगा। तो यहाँ पे अब देखो क्या है, डेवलपिंग था सबसे पहले उन्होंने बोला रिटर्न, चल जाएगा यहाँ से अंदर वाला समझ में आ जाएगा अपने आप, रिटर्न के हिसाब से होना चाहिए। उनके ऑब्जेक्टिव्स देख लो अपने ऑडिट के कि भाई किया क्या चीज की आपको ऑडिट मिली है, और आपने अपने असिस्टेंट्स कौन, राघव, आर्टिकल्स हो गए, जरूरी नहीं है सिर्फ आर्टिकल्स, एम्प्लॉइज भी तो हो सकते हैं, मतलब जो भी हो सकते हैं आपके असिस्टेंट। वो कंपनी के इंटरनल कंट्रोल के ऊपर आप कितना रिलायंस प्लेस कर सकते हो, समझते हो ये चीज। कंपनी का सिक्योरिटी गार्ड हमेशा खड़ा रहता है या वो पान बीड़ी वाले के पास ही खड़ा होता है? उसकी ड्यूटी क्या है, पान वाले के पास खड़ना के गेट पे खड़ना तो जो सिक्योरिटी गार्ड होते हैं उनकी चाय वालों और पान बीड़ी वालों के साथ बहुत बनती है, तो आपको ये भी ध्यान में रखना है कहीं ये ना हो आपकी बहुत बनने लग जाए, तो सिर्फ दूर से ही चेक कर लेना कि हाँ भाई खड़ा है कि नहीं खड़ा। आपको तो रिपोर्ट बनानी है ना, क्योंकि आप उसको कुछ नहीं कहोगे भाई पान बीड़ी वाले के पास क्यों खड़े हो, आपको अपनी रिपोर्ट ऑब्जर्व करनी है, बस रिपोर्ट बनानी है। उसके बाद देख लो ऑडिट प्रोसीजर की टाइमिंग्स, ऑडिट प्रोसीजर की टाइमिंग्स वगैरह देख लो, कौन सा प्रोसीजर, रैप कब लगाना है, फैप कब लगाना है। रैप ऑब्वियस है पहले लगेगा, फैप उसके बाद लगेगा, और उसके बाद ऑडिट प्लानिंग बनाते चले जाना। तो 5 हेडिंग्स क्या है, रिटर्न होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव और इंस्ट्रक्शन टू असिस्टेंट्स वो देख लेना, रिलायंस ऑन इंटरनल कंट्रोल कितना आप रखना चाहते हो, टाइमिंग ऑफ ऑडिट प्रोसीजर और ऑडिट प्लानिंग। एडवांटेजेस में थे जीएमसीएस के 5, ठीक है। जी से आपके पास निकल के आ रहा है, सर लिखते चले जाओ, जी से निकल के आ रहा है ये गाइडेंस वाला। उसके बाद था एम से अगला ही है, बिल्कुल ठीक है। एम से मेजर ऑडिट्स, बिल्कुल ठीक है, वेल डन, अच्छे बच्चे। सी से आपके पास है 6 पॉइंट में कंट्रोल, देखना पहले 3 हो गए जीएमसी, उसके बाद तो सारे एस, जो मर्जी पहले लिख दो। तो मेरे हिसाब से एडवांटेजेस कोई समझाने में कुछ है, कोई पॉइंट चल जाएगा, याद करवाना ये वाले पॉइंट्स को ज्यादा जरूरी है। जीएमसीएस 5, जी से ही आपके पास निकल के आएगा गाइडेंस, एम से मेजर ऑडिट्स, और उसके बाद सी से कंट्रोल द प्रोग्रेस, उसके बाद एस के हिसाब से याद कर लेना। उसके बाद सोनपरी आएगी, यहाँ पे देखो आई सोनपरी आई। तो सबसे पहले मैकेनिकल प्रोसेस बन जाता है, मतलब आपने आर्टिकल को लिख के दे दिया भाई ऐसे ऐसे, अब आर्टिकल के पास इतना तकड़ा पॉइंट निकल के आ जाए, नहीं जी हम मेरे को तो सर ने ऐसे बताया था, तो अब शाबाशी थोड़ी मिलेगी, तो कहीं ना कहीं मैकेनिकल प्रोसेस हो जाता है। उसके बाद आर से रिजिड एंड इनफ्लेक्सिबल, जो बता दिया भाई फॉलो करो, यानी सिचुएशन बेस को कभी कोई जज नहीं कर सकता, मानते हो ना। तो अगर वहां पे सिचुएशन ही ऐसी हुई तो आपको वैसे चलना पड़ेगा। आई से इंटरनल कंट्रोल, आई से इनएफिशिएंट असिस्टेंट अगर होंगे, और आई से इनिशिएटिव को किल करते हैं। तो मुझे बताओ मेमोरी टेक्निक्स कितनी आई है आज हमारी। अगर आप मेमोरी टेक्निक से टॉपिक याद करें, एक तो आया मिस्टर आई सोनपरी आई टॉपिक डिसएडवांटेज ऑफ ऑडिट प्रोग्राम, उसके बाद एक मेमोरी टेक्निक आई रोक। पहले मेरे को रोक का बताओ,
पीरियोडिकल रिव्यू, पीरियडिकल रिव्यू, बिल्कुल ठीक है। उसके ऊपर वाला टॉपिक कौन सा था ये भी याद करो। एक्सेप्टेड नॉट प्रैक्टिकेबल, बिल्कुल ठीक है। तो 2 मेमोरी टेक्निक हो गई, एक हो गई हमारी मिस्टर आई डिसएडवांटेज, जीएमसीएस की 5 एडवांटेजेस ऑफ, अच्छा 2 मेमोरी टेक्निक। तीसरी एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ओवरऑल ऑडिट, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ऑडिट स्ट्रेटजी, केयर फैक्टर्स 3 हो गई। चौथा डैड की टाइमिंग, ये था हेल्पफुल ऑफ ऑडिट, हेल्पफुल या बेनिफिट ऑफ ऑडिट स्ट्रेटजी 4 हो गई। 5वीं थी रोक, रोक में कोई क्या आ रहा था, पीरियोडिक रिव्यू, यानी कि 5 मेमोरी टेक्निक्स हो गई। देखो ऐसे वाले चैप्टर्स की बनानी पड़ जाती हैं। अब कल के लिए मैं आपको पहला चेक क्या करने वाला हूं, अपने पेजेस लगा लो 2, या एक पिन वाला पेज फाड़ लो, या सबसे एंड में मेरे को मेमोरी टेक्निक सारी एक ही जगह पे चाहिए। वहां पे आप पेज नंबर या चैप्टर नंबर भी डाल देना। कहीं ना कहीं आपके मेमोरी टेक्निक्स में से ना जितने भी मैं 25-30 लिखवाऊंगा, 3-4 क्वेश्चन तो पेपर में हर बार ही आते हैं। ठीक है, तो बाकी हम कल कंटिन्यू करते हैं। बाकी ये आपके पास क्वेश्चंस हैं ऑडिट प्रोग्राम के, ये क्वेश्चंस आप अपने आप देख लेना। कुछ क्वेश्चंस अगर ऐसे लगे आपको, ठीक है, पास्ट ईयर के क्वेश्चंस है, ये अपने आप देख लेना। नेक्स्ट कल हम ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। कल का ना आपके पास 1 या 2, कल का जो टॉपिक है ना उसके अंदर 1 या 2 पॉइंट्स ऐसे हैं, मुझे नहीं लगता जब तक मैं नहीं समझाऊंगा आपको समझ आ पाएगा। तो कल वाली क्लास स्किप मत करना, ठीक है। और कल वाली क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है, बड़ी अच्छे वाली क्लास है कल वाली। तो ऐसे वाले टॉपिक नहीं है, बस लास्ट वीक स्टैंडर्ड है, क्वेश्चन आंसर करके चैप्टर खत्म।